हे गाइस, दिस साइड सीए में आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 एंड ऑनवर्ड्स। आज के इस सेशन में डेफिनेटली बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम लोग कवर करने वाले हैं। आप लोगों को हर एक क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, बहुत आसानी के साथ चीजें आपको समझ में आएंगी। ऑलरेडी हम लोग काफी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं कि कॉस्ट शीट कैसे बनता है, कैसे रहता है, सब एक चीजों पर। अब हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखिएगा। एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ चुका है। सर, कब आया था? दिसंबर 2024 के एग्जाम में आया था। दोस्तों, आप लोगों को इसके साथ ये बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसा क्वेश्चन था कि जो कि इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में पूछ लिया और बाद में जाके उनको पता चलता है, ओ भाई साहब, गलती हो गई क्वेश्चन बनाने में। तो दोस्तों, अभी क्या गलती हुई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, आपको समझ में आ जाएगा। दिसंबर 2024 के बाद में इंस्टीट्यूट ने जून 2025 की एमटीपी में ये क्वेश्चन एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। ओल्ड सिलेबस के दिसंबर 2023 में भी ये क्वेश्चन आया था। तो अल्टीमेटली आपको समझ में आ रहा है कि दिसंबर 23 के बाद में न्यू सिलेबस के दिसंबर 24 में, मतलब एक अटेम्प्ट छोड़ के दूसरे अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अगेन क्या कहूंगा, रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पैरामीटर ऑफ ZONB लिमिटेड ZOMB आर अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2024। सितंबर 2024 की ZOMB लिमिटेड करके कोई कंपनी है, उसकी आपको डिटेल्स दे रखी है। क्या है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपको दे रखी है 1,20,000। 120% है फैक्ट्री ओवरहेड का। तो इससे आप फैक्ट्री ओवरहेड का अंदाजा लगा सकते हो क्या? आपको क्वेश्चन ने कहा डायरेक्ट लेबर जो है वो आपका 1,20,000 है, जो कि फैक्ट्री ओवरहेड का 120% है। तो भैया इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड कहीं ना कहीं 1 लाख रहेगा। क्लियर है? आगे चलिए। रॉ मटेरियल परचेज आपको दे रखा है 1,65,000। सेल्स आपको दे रखी है 5 लाख। कॉस्ट ऑफ सेल आपको दे रखा है 4 लाख। ये जो कॉस्ट ऑफ सेल है ना दोस्तों, इसको ध्यान रखना, इसको माइंड में रखना, इसको माइंड में रखना कि कॉस्ट ऑफ सेल 4 लाख क्वेश्चन ने खुद ने दी है, क्योंकि यहीं पर इंस्टीट्यूट की गलती हुई है। एन अकाउंट शोज द फॉलोइंग फिगर। 1 सितंबर को और 30 सितंबर को क्या डिटेल है वो दे रखा है। इन्वेंट्री की बात करें तो रॉ मटेरियल की ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है। WIP का ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है। फिनिश गुड्स का ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है। अदर डिटेल्स में आपको सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं। दोस्तों, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, लेकिन आपको पता है CMA इंस्टीट्यूट क्या करता है? हर एडमिनिस्ट्रेशन को यह मानता है कि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर नॉट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एक्टिविटी। क्वेश्चन ने खुद ने कह दिया आगे बढ़ के कि भैया ये जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है ना, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड आपको नहीं मानना है। इसका मतलब ये हो गया, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं मानना है, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करते समय ये ऐड नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करते समय ये ऐड होगा। दिस इज द की। वैसे की नहीं बोलूंगा क्योंकि ऑलरेडी नोट्स में सारा सब कुछ मेंशन्ड है, बट फिर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन कहता है रिक्वायर्ड समराइज करना एक कॉस्ट शीट फॉर द मंथ सितंबर 24 के लिए। समराइज कॉस्ट शीट आपको बनानी है सितंबर 2024 के लिए। तो अकॉर्डिंगली आपको उसमें क्या क्या शो करना है? प्राइम कॉस्ट शो करना है, वर्क कॉस्ट शो करना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड शो करना है, कॉस्ट ऑफ सेल और प्रॉफिट शो करना है। क्लियर है? आइए दोस्तों, ट्विस्ट बताता हूं इस क्वेश्चन का। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि क्वेश्चन ने कॉस्ट ऑफ सेल 4 लाख दिया हुआ है। क्लियर है ना? आइए आइए, आ जाइए, आ भी जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 आइएगा।
देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं यहां पे क्या निकालूंगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, जिसे हम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड भी बोलते हैं। क्या हो रहा है भैया, लिखने दोगे क्या आप हमें? रॉ मटेरियल कंज्यूम मैंने लिख दिया है, आप देख रहे हो। मतलब मैंने कंज्यूम्ड लिखा हुआ है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर पता नहीं क्या चाहता है। अब देखना, मैं केवल एक इतना सा हल्का सा अपनी फिंगर टिप को टच करूंगा और कंज्यूम्ड पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखो, पता नहीं क्या हो जाता है कई बार तो हमारे सॉफ्टवेयर को, भाई साहब नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है ये। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब दोस्तों रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आएगा, आज तक मैंने आप लोगों को रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के ऊपर बाकायदा पूरा वर्किंग नोट में कि हाँ भैया ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर ऐड करूंगा परचेजेस, लेस करूंगा आपका क्लोजिंग स्टॉक, ये सारी चीजें मैं आपको अलग से शो करता था। आपको एग्जाम में इतनी जरूरत नहीं होगी। आपको सिंपली क्या करना है, आपका ओपनिंग स्टॉक है 20,000 का, इसमें आप ऐड करोगे आपकी परचेजेस जो कि है 1,65,000 की, फिर आप ऐड करेंगे, सॉरी लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 35,000। क्लियर है? तो 20,000 प्लस 1,65,000 माइनस 35,000, तो आपके पास 1,50,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। इसके बाद में आप अपनी लेबर कॉस्ट ऐड करोगे, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर है आपकी 1,20,000 की। मुझे इस क्वेश्चन में पूरा पढ़ लिया था, मुझे अच्छे से याद है, किसी भी तरह का डायरेक्ट एक्सपेंसेस की डिटेल नहीं दी हुई थी, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की डिटेल नहीं है, तो यही ऐड करके आपका प्राइम कॉस्ट कहलाएगा, और प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। सॉफ्टवेयर बड़ा दिक्कत कर रहा है, जस्ट मिनट गाइस। यस गाइस, वैसे मैंने करने को कुछ किया नहीं है, मैंने सिंपली अपने सॉफ्टवेयर को जिस पे मैं लिख रहा हूं उसको बंद करके चालू किया है। वी आर इंडियंस, हम केवल कर भी यही सकते हैं। चलो जी, तो प्राइम कॉस्ट आ गई 2,70,000। बस आई विश कि चल जाए ये अच्छे से। 270 ढंग से नहीं दिख रहा है सर, तो ये लीजिए 70, अभी भी ढंग से नहीं दिख रहा है, फ्लो ही नहीं बना। 2,70,000 अब अच्छे से दिख रहा है भाई साहब। आइए जी, तो 2,70,000 प्राइम कॉस्ट आ गया है। आपको पता है इसके बाद में हमको क्या करना है सर, फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करना है। क्वेश्चन ने कहा था कि लेबर जो है वो 1,20,000 जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड का 120% है, तो इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड कितना आएगा सर, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 120%। क्योंकि आपको पता है अगर फैक्ट्री ओवरहेड से 1,00,000 है तो 1,20,000 जो है वो आपका हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड, तो अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा आपका 1,00,000। क्या WIP के स्टॉक्स दे रखे हैं क्या? यस सर, WIP के स्टॉक दे रखे हैं, तो ये हो जाएगा आपके लिए ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, ये हो जाएगा आपका ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, अटेंड करना पड़ेगा, तो इस तरीके से आ जाएगा ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, जो कि आएगा आपका 3,70,000। डन क्या सर? WIP का स्टॉक आपको दिया हुआ है, यस सर दिया हुआ है, तो भैया ऐड करेंगे ओपनिंग WIP, लेस करेंगे क्लोजिंग WIP। ये सब क्यों कर रहे हैं, इन सब के बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन प्रीवियस 2 लेक्चर्स में ऑलरेडी ले चुका हूं कि हम लोग क्यों ओपनिंग WIP को ऐड कर रहे हैं। क्योंकि भैया हमारे को प्रेजेंट ईयर के अंदर जो है ना वो हमारी कॉस्ट निकालनी है,
और जो कॉस्ट हमने इस साल लगाई है लेकिन वो इस साल बिक नहीं रहा, तो भैया उसको नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो जो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उनको हमारी कॉस्ट में से माइनस करेंगे, और जो पिछले साल की कॉस्ट ब्रॉट फॉरवर्ड होके आई है उसको इस वाले साल में ऐड कर देंगे। ठीक है जी। ओपनिंग WIP आपका आ जाएगा 20,000 एंड क्लोजिंग WIP आ जाएगा आपका 30,000, लेस कर देंगे। डन डन। जैसे ही आप इसका एडजस्टमेंट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, और ये फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा 3,60,000। आपने ध्यान दिया होगा क्वेश्चन ने क्लियरली कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो खर्चा है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। अगर ये लाइन नहीं होती तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड यहीं पर ऐड करता, लेकिन क्योंकि इंस्टीट्यूट ने आपके ऑलरेडी ये लाइन मेंशन करके दे दी है आपको कि भैया जी आपके लिए यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब ये कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करते समय तब आएगा। तो अल्टीमेटली आपकी जो फैक्ट्री कॉस्ट है, क्या मैं यूं कह दूं कि यही आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी? क्योंकि जो फैक्ट्री कॉस्ट है वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट में केवल एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा जोड़ते हैं, ऑल्दो जोड़ते हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट भी है, क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट भी जोड़ते हैं, लेकिन वो सारे खर्चे यहां पर दे ही नहीं रखे हैं। ठीक है जी। चलो अब आपको पता है यहां से अगर मैं ऐड कर देता हूं आपके ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स को, ये आपका फैक्ट्री कॉस्ट बोलूं या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल दूं, एक ही बात है। ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स और लेस कर दूंगा मैं मेरा क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। तो ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स आ जाएगा साहब मेरा 50,000, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स आ जाएगा मेरा 60,000। जैसे ही आप इसको एडजस्ट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ध्यान से सुनना है, अब अलर्ट होने की जरूरत है। अब मैं बताऊंगा आप लोगों को कि क्यों इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुई और क्या इंस्टीट्यूट ने उस मिस्टेक को एक्सेप्ट कैसे किया। दोस्तों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अब क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आपके रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। सर प्रोडक्शन की डिजाइनिंग थोड़ी सी चेंज करो सर। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन आपका कितना हो जाएगा सर? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन 18,000। सर आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का टोटल तो निकाला ही नहीं, तो भैया 3,50,000। अब दोस्तों ध्यान से देखना, प्लस करोगे आप अपना सेलिंग ओवरहेड, और वो आपको दे रखा है सेलिंग एक्सपेंस बोलूं या सेलिंग ओवरहेड बोलूं, 22,000। अब दोस्तों थोड़ा सा रुक जाइएगा, सारे काम हो गए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन ले लिया, सेलिंग ओवरहेड ले लिया। अब टोटल लगाओ एक बार सर, 3,50,000 प्लस 18,000 प्लस 22,000, दोस्तों कितना आता है टोटल? 3,90,000। और आपको पता है इसको ऐड कर देने से क्या आता है सर? कॉस्ट ऑफ सेल आता है। अब दोस्तों आपको क्वेश्चन ने कॉस्ट ऑफ सेल दे दिया 4 लाख, जबकि कैलकुलेशन करके चल रहे हैं तो आता है 3,90,000। अब इंस्टीट्यूट को जब ये क्वेश्चन का सजेस्टेड बनाने बैठे ना, तो उनको पता लगा ओ भाई साहब हमने तो बच्चों को कंफ्यूज कर दिया, 4 लाख की हमने यहां पर कॉस्ट ऑफ सेल दे दी, जबकि कैलकुलेशन करते हैं तो 3,90,000 ही आ रहा है। अब इसका क्वेश्चन ने अकॉर्डिंगली इसी तरीके से इसका आप लोगों के लिए क्या किया, ध्यान से देखेंगे। यहां पर जब इन्होंने फाइनल आंसर दिया तो 3,90,000 दे दिया। आपको पहले पूछा था इन्होंने प्राइम कॉस्ट हमने निकाला 2,70,000 हमारा भी आ रहा था। वर्क कॉस्ट 3,70,000 चेक कर लेंगे कि वही आ रहा है क्या। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,50,000। तो पहले एक बार ये चेक कर लेते हैं क्या हमारे आंसर आ रहे हैं क्या। 270 का आ रहा है क्या सर? आ रहा है। प्राइम कॉस्ट 2,70,000 आ रहा है। फैक्ट्री कॉस्ट 3,60,000 आ रही है सर। आपके यहां पर वर्क कॉस्ट, इन्होंने वर्क कॉस्ट पूछी है तो मैंने वर्क कॉस्ट 3,70,000 आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर।
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इन्होंने पूछा, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 3,50,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 3,50,000, ये देखो रेड कलर में लिखा हुआ 3,50,000 बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जब बात आती है कॉस्ट ऑफ सेल की, तो कॉस्ट ऑफ सेल हमारे पास यहां पर निकल के आती है केवल और केवल 3,90,000। और दोस्तों इसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, और इसमें अगर आप अपना प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो आ जाएगा आपके पास सेल्स, जो कि क्वेश्चन ने ऑलरेडी दिया हुआ है, सेल्स इज 5 लाख। तो अकॉर्डिंगली इस केस में आपके लिए 1,10,000 का प्रॉफिट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से। बैलेंसिंग फिगर बोलूं या 5 लाख माइनस 3,90,000 बोलूं, एक ही बात है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोगों का ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। अब दोस्तों यहां पर एक छोटी सी बात सीखने वाली क्या है, 16 मिनट्स लगे मेरे को, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया, सब कुछ हो गया। और आपको अलाउड कितना है समय? सर 7 मार्क्स के लिए आपके पास 14 मिनट्स का टाइम होता है। क्यों? 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम मिलता है, 180 मिनट्स 3 घंटे आपको लिखने के मिलते हैं, टोटल 195 मिनट्स मिलते हैं, जिसमें आपको 100 मार्क्स का पेपर करना होता है। तो इसका मतलब हर एक मार्क्स के लिए 1.95 मिनट मिलती है। और आपको पता है 30 मार्क्स के एमसीक्यू में आपको 60 मिनट्स का समय नहीं लगेगा, वो आपके 50 मिनट में ही हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको 70 मार्क्स का पेपर 125 मिनट्स में करना है। 70 मार्क्स का पेपर 145 मिनट्स में करना है। तो दैट मीन्स मोर देन 2 मार्क्स आपको मिलेंगे डेस्क्रिप्टिव के लिए, मोर देन 2 मिनट्स का समय मिलेगा एक डेस्क्रिप्टिव के लिए। दैट मीन्स 7 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 14 मिनट्स का समय आपके पास अलोकेटेड है। दैट मीन्स कोई आपसे रोकेगा नहीं, बट आपको वही टाइम मैनेजमेंट लेकर के चलना होता है। अब दोस्तों यहां पर आपको ये वाली चीज करते, लेकिन आपको एग्जाम में कंफ्यूज किया होगा कि अरे यार ये क्वेश्चन ने तो कॉस्ट ऑफ सेल 4 लाख दिया है, हमारे 3,90,000 आ रहा है, अब हम क्या करें? तो दोस्तों इसका ऑल्टरनेटिव तरीका ये भी इंस्टीट्यूट ने दिया अपने ऑल्टरनेटिवली एज क्वेश्चन सेज कॉस्ट ऑफ सेल is rupees 4 lakh, but as per calculation it is 3,90,000. So alternatively वी कैन अज्यूम, तो हम ये मान लेते हैं कि भाई साहब आप देखो यहां पर आपने सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखा है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस नहीं है, तो हम ये मान लेते हैं अजम्पशन कि भैया 10,000 रुपीज हो सकता है कि 10,000 रुपीज कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर आप कॉस्ट ऑफ सेल को 4 लाख ही पकड़ोगे, तो हम ये मान लेते हैं कि भैया 10,000 का डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होगा। तो वी कैन अज्यूम रुपीज 10,000 एज डिस्ट्रीब्यूशन overhead. In that case cost of sale will be rupees 4 lakh and profit will be rupees 1 lakh. तो भैया मैंने क्या बोला, अगर आप जो क्वेश्चन ने दे रखा है ना कि 4 लाख की कॉस्ट ऑफ सेल है, आप उसको कंसीडर करते हो, तो भैया 4 लाख कैसे मैच कराओगे? आपकी कॉस्ट ऑफ सेल आती तो 390 ही है, लेकिन 4 लाख को मैच कराना है, तो फिर हम बैलेंसिंग फिगर से हम मान लेते हैं कि 10,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा इंस्टीट्यूट बोल रहा है अपने सजेस्टेड में। इंस्टीट्यूट का कहना है कि आप अगर ये सॉल्व करोगे तब भी हम आपको फुल मार्क्स देंगे। आप अगर इसके हिसाब से अजम्पशन लेकर के 10,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मान लेते हो और फिर उस हिसाब से आप प्रॉफिट 1 लाख निकालते हो, तो हम उसको भी मान लेंगे। हम दोनों तरीके से आपको आजादी देते हैं, आप दोनों तरीके से इसके क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है जी। आपको इस क्वेश्चन के अंदर केवल और केवल जो समझने वाला पोर्शन था वो था जी आपके लिए यहां पर जो मिस्टेक कर सकते थे वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है। मतलब
क्वेश्चन को समझना है तो इस क्वेश्चन को आपको 2 बार रिवाइज करना है। कितनी बार रिवाइज करना है दोस्तों? 2 टाइम्स रिवाइज करना है। ठीक है जी, लीजिए लेक्चर नंबर आपने डाल दिया होगा, मैंने भी डाल दिया है। आगे बढ़ते हैं। नाउ आई एम मूविंग अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि रहेगा हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 7। आइए दोस्तों फटाफट से बढ़ते हैं आगे। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में कुछ खास समझाने जैसा कुछ नहीं था। एक आपको फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकालना है वो तो आपको सिंपल सा है ना यार। 1,20,000 अगर आपका लेबर कॉस्ट है और वो आपकी फैक्ट्री ओवरहेड का 120% है तो 100% आपकी फैक्ट्री ओवरहेड है, तो दैट मीन 2 लाख रुपए आपकी 1 लाख रुपए क्या हो जाएगा? आपका फैक्ट्री ओवरहेड। बाकी सारी कैलकुलेशंस जैसे जनरली हम करते आए हैं सेम वैसा का वैसा रहा है। बस एक आपको इसका कंसिडरेशन ध्यान रखना है। किसका कंसिडरेशन? आपका इसका, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया सर कि कल को अगर क्वेश्चन खुद से बोले कि प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है तब तो हम इसको मानेंगे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, और अगर क्वेश्चन ये बात नहीं बोले कि भैया रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है तो इसको हम हमेशा के लिए क्या मानेंगे? हम हमेशा इसको रिलेटेड टू प्रोडक्शन मानेंगे। इसके जस्ट अपोजिट सीए इंस्टीट्यूट करता है। सीए इंस्टीट्यूट कहता है कि भाई साहब अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा तो क्वेश्चन बोलेगा प्रोडक्शन से रिलेटेड है, अगर क्वेश्चन नहीं बोल रहा तो हम उसको ये मानेंगे कि भैया प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, जनरल है। क्लियर है? चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। एमटीपी दिसंबर 2023 में 7 मार्क्स का पूछा जा चुका है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ध्यान से देखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द पीरियड एंड डिटरमाइन करिएगा कॉस्ट पर यूनिट। आपको कॉस्ट पर यूनिट भी पता करना है और प्रॉफिट भी पता करना है। ठीक है साहब। पर्टिकुलर्स, ओपनिंग, क्लोजिंग। रॉ मटेरियल का ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है। डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दे रखा। डब्ल्यूआईपी में कहा है कि मटेरियल का ये रहा, वेजेस का ये रहा, वर्क ओवरहेड ये रहा। तो भाई साहब हमको इन तीनों को ऐड करके आपका डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग और डब्ल्यूआईपी का क्लोजिंग बनाना पड़ेगा। ठीक है साहब, बना देंगे। फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग ये रहा, लेकिन क्लोजिंग के अंदर यहां पर आप देखोगे कि क्लोजिंग में यूनिट्स दे रखे हैं लेकिन उसकी यूनिट्स का वैल्यूएशन नहीं दे रखा। आप ध्यान से देखो, ओपनिंग का वैल्यूएशन तो इन्होंने दे दिया कि फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है 200 यूनिट का और उसको हम 84 रुपीज पर वैल्यू करेंगे, लेकिन फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग नहीं दे रखा। तो भाई साहब घबराने की बात नहीं है, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है पर यूनिट। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कैसे निकलेगा सर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट निकालने के लिए आप टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लोगे और उसमें प्रोडक्शन यूनिट्स का डिवाइड लगा दोगे। क्लियर है? क्वेश्चन कहता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1,90,000 का है। ठीक है साहब, परचेजेज है। कैरिज ऑन परचेजेज 1,500 की है। ठीक है साहब। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज हैं, ऐड होंगे कंजम्पशन निकालते समय। सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का स्क्रैप दिया हुआ है, ध्यान रखना रॉ मटेरियल का स्क्रैप दिया हुआ है, इसका मतलब रॉ मटेरियल कंजम्पशन कैलकुलेट करते समय लेस होगा। ठीक है साहब, कर देंगे। वेजेस आपको दे रखे 2,97,000। वर्क ओवरहेड जिसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड भी बोलते हैं, वो आपकी लेबर का 60% है। क्लियर है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एब्जॉर्ब होता है 12 रुपीज पर यूनिट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट प्रोड्यूस्ड पर है। अब पर यूनिट प्रोड्यूस्ड पर है, इसका मतलब क्लियरली समझ में आता है कि वैसे प्रोडक्शन से लिंक्ड ही है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है वो सेलिंग प्राइस का 20% है। सेलिंग प्राइस दे रखी है क्या भैया? मेरे को तो यहां पे सेलिंग प्राइस तो नजर आ नहीं रही है। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स मान के करेंगे और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आपका 20x हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है 7600 यूनिट्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन कहता है 7600 यूनिट्स हम लोग क्या करेंगे? सेल करेंगे और 10% का प्रॉफिट रहेगा सेलिंग प्राइस का ही, और सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता। तो आइए दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है देखते हैं, सीखते हैं। सबसे पहला काम जो मुझे यहां से समझ में आता है वो है क्वेश्चन नंबर 7। मुझे यहां से निकालना होगा प्रोडक्शन यूनिट। आपको यहां से प्रोडक्शन यूनिट नहीं दे रखी और मुझे पता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट निकालने के लिए मुझे प्रोडक्शन यूनिट्स चाहिए, तभी तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डिवाइड लगाऊंगा प्रोडक्शन यूनिट का। तो प्रोडक्शन कैसे आएगा? आपको ओपनिंग स्टॉक आपके पास है, परचेजेज ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स आपके पास है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स आपके पास है, और आप सेल कितनी कर रहे हो वो आपके पास है। अब मुझे एक चीज बताओ, आज तक मैं कोई याद करने जैसा कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं। अब तक हम लोग क्या करते थे? ओपनिंग स्टॉक 200 यूनिट लेते थे, इसमें प्रोडक्शन को ऐड करते थे, इसमें से क्लोजिंग को लेस करते थे 1600, तो आपके पास सेल आ जाती थी और वो आ रही है 7600। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये क्लोजिंग स्टॉक जो है अगर आरएचएस में जाएगा तो ऐड हो जाएगा,
ये प्लस का 200 उधर जाएगा तो लेस हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं सेल में क्लोजिंग स्टॉक ऐड करूं और ओपनिंग स्टॉक लेस कर दूं तो प्रोडक्शन आ जाएगा क्या? दूसरा तरीका, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल कहां लिखते हो? बाई साइड में। क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखते हो? बाई साइड में। ओपनिंग स्टॉक कहां लिखते हो? से टू साइड में। तो यहां पर जो आता है वो प्रोडक्शन आता है। तो सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर? चलो जी, दोनों तरीके से मैंने बता दिया। तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन इज इक्वल टू क्या होगा? इतनी आपने सेल करी है, इतनी आपने क्लोजिंग स्टॉक सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। आई होप ये फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया ये समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बोला था, इक्वेशंस मैंने आपको दी थी, उसी इक्वेशंस को यूज किया है मैंने। मतलब मैं आज तक क्या करा करता था? ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग से मेरा सेल्स आता था। यहां पर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास सेल है, मेरे पास ओपनिंग है, मेरे पास क्लोजिंग है, प्रोडक्शन चाहिए। तो प्रोडक्शन चाहिए तो कुछ नहीं, आप फॉर्मूले को, इक्वेशंस को लेफ्ट राइट करो, आपका काम हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके जो माइनस में क्लोजिंग स्टॉक था वो राइट हैंड साइड में जाएगा, प्लस हो जाएगा। जो प्लस का ओपनिंग स्टॉक था वो राइट हैंड साइड में जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा। तो प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल है आपकी, सेल कितनी है? सेल की क्वांटिटी 7600 प्लस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 1600 माइनस ओपनिंग स्टॉक जो कि है 200 यूनिट। तो अल्टीमेटली 7600 प्लस 1600 माइनस 200 तो आ जाएगा 9000। प्रोडक्शन आ गया आपके पास 9000 यूनिट्स का। क्लियर है? इसके अलावा आपको यहां पर सेलिंग प्राइस नहीं है, तो आपकी बाकी कैलकुलेशन मैं वर्कआउट जो वर्किंग नोट है ना वो नीचे बना लूंगा। आइए दोस्तों कॉस्ट शीट बनाना चालू करते हैं। एक कॉलम पर्टिकुलर्स का हो जाएगा, एक कॉलम रुपीस का हो जाएगा। सबसे पहले आप निकालेंगे रॉ मटेरियल का कंजम्पशन। अब आपको पता है रॉ मटेरियल के कंजम्पशन के लिए आपको क्या करना है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लोगे, ऐड करोगे आपकी सारी परचेजेस, लेस करोगे आपकी क्लोजिंग स्टॉक्स, ये तो हम आज तक करते आए हैं वो कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल भी करेंगे इस बार। क्यों करेंगे? सर आपको यहां पर कैरिज ऑन परचेज दे रखा है तो वो खर्चा है, तो वो ऐड होगा। और सर हमने कुछ रॉ मटेरियल का स्क्रैप बेचा है तो वो माइनस हो जाएगा। सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। अब ध्यान से सुनेंगे, ओपनिंग स्टॉक कितना है? सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 29,500 का। ऐड करोगे परचेजेस जो दे रखी हैं 1,90,000 की, लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक जो कि है 36,000 का, ऐड करोगे कैरीज ऑन परचेजेस जो कि है 1,500 की, और सेल ऑफ स्क्रैप है आपका 5,000 का। जो जो माइनस किया है उनके अंदर ब्रैकेट्स लगा दो। लो जी, ऐसा करने से आपके पास रॉ मटेरियल का कंजम्पशन आ जाएगा। कितना आ रहा है? 29,500 प्लस 1,90,000 माइनस 36,000 प्लस 1,500 माइनस 5,000, तो आ जाएगा आपके पास 1,80,000। क्या आ जाएगा दोस्तों? 1,80,000 आ जाएगा। $1,80,000। आगे बढ़ते हैं। रॉ मटेरियल की कंजम्पशन के बाद में डायरेक्ट लेबर की बात कर लेते हैं। डायरेक्ट लेबर दे रखा है क्या क्वेश्चन ने? सर वेजेस दे रखी है।
और वेजेस कितनी दे रखी है? 2,97,000। किसी तरह का डायरेक्ट एक्सपेंसेस मुझे याद नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ दे रखा है तो मैंने उसको यहां पे लिख दिया प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट आ जाएगा आपके पास 4,77,000। आपको पता है प्राइम कॉस्ट में अगर मैं फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा वर्क्स कॉस्ट, या मैं यूं कहूं ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। तो फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है क्या आपको? सर वर्क्स ओवरहेड दे रखा है आपको एट द रेट 60%, एट द रेट 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का 60%, दैट मीन्स 2,97,000 का 60% तो आ जाएगा 178,200। इसको आप ऐड कर देंगे 4,77,000 में तो आ जाएगा 655,200 ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। इसमें आप ऐड कर दोगे ओपनिंग WIP। अब की बार इन्होंने WIP का डायरेक्टली बैलेंस नहीं दिया, इन्होंने ये बता दिया कि WIP के अंदर इतने रुपए का मटेरियल है, इतने रुपए का लेबर है, इतने रुपए का वर्क्स ओवरहेड है। तो कोई बात नहीं, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। तो ओपनिंग WIP कितना हो जाएगा? सर मटेरियल 13,600 प्लस वेजेस 11,000। सर आपको ये कैसे पता चला कि ये WIP का है? मैंने कहा ध्यान से देखो, कभी वेजेस में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक वेजेस का होता है क्या? 11,000 और 6,600, ये तो हो गया ओपनिंग। आप करिए क्लोजिंग 12,000 प्लस 16,500 प्लस 9,900, तो कितना आ जाएगा? 13,600 प्लस 11,000 प्लस 6,600 तो आएगा 31,200। और क्लोजिंग WIP आ जाएगा 12,000 प्लस 16,500 प्लस 9,900 तो आएगा 38,400। और जैसे ही आप इसको ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। आई होप जो हमारा नॉर्मल फॉर्मेट है केवल उसी फॉर्मेट को हम फॉलो किए जा रहे हैं और सेम तरीके से सॉल्व किए जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपके लिए 6,48,000 का। फैक्ट्री कॉस्ट हो गया 6,48,000। आपको पता है इसके बाद में क्या होता है? सर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को हम ऐड करेंगे, या और भी कोई क्वालिटी कंट्रोल या रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कोई कॉस्ट होगी तो उनको ऐड करेंगे ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ सके। लेकिन वो तो हमको दिख नहीं रहा है। सर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जरूर दिख रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को तो जोड़ दो भैया, ऐड करिए एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। दोस्तों क्वेश्चन ने कहा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है 12 रुपीज पर यूनिट प्रोड्यूस्ड, और यूनिट प्रोड्यूस कितनी है? सर ये रही, आपने अभी भी ऊपर वर्किंग नोट में निकाली है 9,000, तो ये हो जाएगा आपके लिए 9,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 12। तो 9,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 12 तो आ जाएगा आपके लिए 1,08,000। और दोस्तों आप जैसे ही इसको 6,48,000 में अगर आप ऐड कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा 7,56,000 का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 7,56,000। अब आपको पता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर आप फिनिश्ड गुड्स का ट्रीटमेंट करेंगे, दैट मीन्स ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स के लिए क्वेश्चन ने खुद ने कहा है क्या है? 200 यूनिट्स है एट द रेट 84, लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स
अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की बात करते हैं तो वो कैसे आएगा दोस्तों, हमें यहां पर निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट के अंदर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके लिए है 9000 यूनिट्स के लिए, तो 9000 यूनिट्स का आप डिवाइड लगाओगे तो 7,56,000 डिवाइड बाय 9000 तो वो भी 84। भाई साहब कोइंसिडेंस देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी 84 पर ही वैल्यू है। 1600 यूनिट्स एट द रेट 84, और ये 84 कैसे आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट 7,56,000 डिवाइडेड बाय 9000। क्लियर है, ये आया इस तरीके से 84। लॉजिक कैलकुलेट कर दो, 200 मल्टीप्लाई बाय 84 तो 16,800, ये तो हो जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक, और 1,34,400 ये हो जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। और इसको जैसे आप एडजस्ट कर देंगे दोस्तों तो आपके पास एक फिगर आएगा जिसे आप क्या कहोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये कितना आ जाएगा 7,56,000 प्लस 16,800 माइनस 134400, तो आएगा 638,400। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब आपको इसमें मार्केटिंग के खर्चे ऐड करने हैं, लेकिन सर मार्केटिंग के खर्चे के लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लिए क्वेश्चन ने कहा है कि सेलिंग प्राइस का 20% होगा। अब सेलिंग प्राइस तो हमें पता ही नहीं है। प्रॉफिट जो है वो भी क्वेश्चन ने कहा है सेलिंग प्राइस का 10% होगा, तो सेलिंग प्राइस तो हमें पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, ऐड करिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब मैं ये मान लेता हूं कि लेट सेल्स बी एक्स, सेलिंग प्राइस अगर एक्स मान लेता हूं, याद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में हमने किया था, हमारे पास तब भी ऐसा ही कुछ था, 15% था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सेल्स का, और सेलिंग प्राइस हमें पता ही नहीं थी। तो कोई बात नहीं, यहां पर क्या है सर 20% है। अब सेल्स कितनी है सर, सेल्स आप देखो 7600 है, और अगर आप सेलिंग प्राइस को एक्स मान लेते हो तो सेल्स हो जाएगी 7600x, और इसका 20% आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो जाएगा। मैं इसके ऊपर बाकायदा नीचे नोट लिखूंगा कि 7600x कहां से आया। 7600x का 20% तो हो जाएगा 1520x, और जैसे ही आप इसको ऐड कर दोगे तो दोस्तों आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल, और वो हो जाएगा 6,38,400 प्लस 1520x। क्लियर है क्या? अब कॉस्ट ऑफ सेल में आप ऐड करोगे प्रॉफिट। प्रॉफिट भी क्वेश्चन ने कहा है कि भैया सेलिंग प्राइस का 10%, तो आपकी सेल्स कितनी है 7600x, 7600x सेल्स है, तो आपके लिए ये हो जाएगा कितना सर 0.10, दैट मीन्स 10% से मल्टीप्लाई, तो प्रॉफिट हो जाएगा 760x। क्लियर है क्या? और इन सबको टोटल करने से आपके पास एक फिगर आएगा जिसे हम कहेंगे सेल्स। और मैं सेल्स जो है ना, मैं इतना सा जानता हूं कि 6,38,400 प्लस 1520 प्लस 760 2280x, ये आएगा मेरे पास सेल का फिगर, या मैं यूं कहूं और 7600x, क्योंकि माना अगर x सेलिंग प्राइस है तो सेल 7600x हो जाएगी। तो अकॉर्डिंगली अब आप यहां पर x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। लेट सेलिंग प्राइस बी x, तो सेल क्या हो जाएगी 7600x। क्लियर है? और यहां पर हमने सॉल्व किया है 7600x इज इक्वल टू
6,38,400 प्लस 2280x, बोथ आर सेम। तो अकॉर्डिंगली आप यहां 2280x को उधर लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा आपके लिए 5320x, जो कि है 6,38,400 के बराबर। तो x दैट मीन्स सेलिंग प्राइस वो कितनी हो जाएगी, 6,38,400 डिवाइडेड बाई 5320, तो आ जाएगा ₹120। क्लियर क्या? अगर x 120 है तो अब मैं यहां पर बाकी की सबकी कैलकुलेशंस के अंदर वो फिगर से ऐड कर सकता हूं क्या? सर अगर सेल्स 120 है तो 120 मल्टीप्लाई बाय 1520, तो ये हो जाएगा सर ₹182,400। और ये आपका कॉस्ट ऑफ सेल कितना हो जाएगा, 820,800। और प्रॉफिट कितना हो जाएगा सर, 760 मल्टीप्लाई 120, 91,200। चेक कर लो, आंसर मैच है। और कॉस्ट ऑफ सेल क्वेश्चन ने पूछी थी कि आपकी कॉस्ट ऑफ सेल बताइए, कॉस्ट ऑफ सेल पर यूनिट। तो कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू कितनी आएगी, 820,800। सेल किया है हमने 7600 यूनिट्स, तो पर यूनिट कितनी आ जाएगी, 820,800 डिवाइडेड बाय 7600, तो आ जाएगा ₹108। दैट्स ऑल। चेकआउट कर लीजिएगा, आंसर मैच है। चेक कर लीजिएगा, आंसर मैच है। इस क्वेश्चन में सीखने लायक क्या है सर, ये मैथमेटिकल इक्वेशंस आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी इस क्वेश्चन में एज सच नया कुछ भी सीखने जैसा नहीं है। कैरीज ऑन परचेजेस आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि भैया आपके कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो कि परचेज से रिलेटेड है वो आपके यहां पर ऐड होंगे, और कोई भी स्क्रैप रॉ मटेरियल से रिलेटेड होगा तो वो लेस होगा। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली आपके लिए ये हो जाएगा डन। क्लियर है। इस क्वेश्चन को आपको केवल 2 बार रिवाइज करना है। आपने अगर 2 बार रिवाइज कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। देखो यहां से एक अगर आपको की पॉइंट लिख लीजिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। एक तो ये प्रोडक्शन यूनिट कैसे निकाला, ये एक की पॉइंट था, मतलब वो एक कैलकुलेशन आपको सीखनी थी। दूसरा इसमें क्लोजिंग स्टॉक का जो फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन है वो कैसे हुआ, वो एक की पॉइंट था। बाकी नॉर्मली जैसे आज तक हम लोग सारे क्वेश्चंस करते आए हैं, सेम वैसे के वैसे ही हमने बाकी सब किए हैं। एंड में जाकर के सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है वो सेलिंग प्राइस का 20% और 10% था। तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया अगर सेलिंग प्राइस का 20% सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, 10% आपका प्रॉफिट है, तो भाई साहब ये क्लियर है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 70% के बराबर है, अपने आप ही हो जाएगा। तो आप चाहो तो 638,400 डिवाइड बाय 0.7 वैसे भी निकाल सकते थे। 9,12,000 सॉरी सेल्स का फिगर तो मैंने लिखा ही नहीं, 9,12,000। वैसे मैं आपको बता दूं ये मैंने कैलकुलेशंस यहीं पर ही आपके लिए कर दी हैं, बट आपको ये कैलकुलेशंस नीचे अलग से शो करने की होती हैं। तो आप यहां पर चाहें तो इसको वर्किंग नोट में करेंगे। लीजिए मैं इसको कैसे प्रेजेंट करना है एग्जाम में वो आपको बताता हूं। ये अभी मैंने कितना अमाउंट कैलकुलेट करके लेके आया मैं, 182,400। यहां आप लिखेंगे 182,400 820,880 820,800। प्रॉफिट आएगा आपका 9100। और जो आपका सेल है वो आ जाएगा 9,12,000, सॉरी 91,200 आएगा प्रॉफिट, क्योंकि कॉस्ट शीट अपने को पूरा प्रॉपरली दिखाना है। 91,200 और ये हो जाएगा आपके लिए 9,12,000।
तो ये हो जाएगा आप लोगों के लिए 9,12,000। क्लियर है? आगे बढ़िए। अब लेकिन यहां पर सर ये वाली कैलकुलेशन यहां पर भी तो दिखानी पड़ेगी ना आपको, तो ये वाली कैलकुलेशन यहां पे भी दिखानी पड़ेगी सर। ये फिर 2280x कैसे आया? तो हम क्या कहेंगे, सेल्स 7600x है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एट द रेट 20% हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपके लिए 1520x। प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट कहां से लाएंगे, तो आपको ये थोड़ा सा मैं नीचे शिफ्ट कर दूंगा। आप लोगों के पास जगह नहीं है तो घबराइएगा मत, थोड़ा नीचे सॉल्व कर देना, कोई इशू नहीं है। प्रॉफिट आपका हो जाएगा एट द रेट 10%, तो हो जाएगा आपके लिए 760x, और इन दोनों का जो टोटल है वो हो जाएगा 2280x। और मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं कि सेल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इससे तो आ जाएगा आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल, और फिर आप इस कॉस्ट ऑफ सेल में आप ऐड कर देंगे अपना प्रॉफिट, तो आ जाएगा आपके पास सेल। तो सेल कितना है 7600x, कॉस्ट ऑफ सेल गुड सोल्ड कितना है 638400, तो ये आप इस तरीके से लिख देंगे 7600x इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 6,38,400 प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 1520x, प्रॉफिट 760x। तो अकॉर्डिंगली आपके लिए 7600x इतना हो जाएगा, 5320 इतना हो जाएगा, x इतना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा, दैट्स इट, काम खत्म। और फिर आप इस x की वैल्यू को आप यहां पर पुट करेंगे, तो आपके पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना आ जाएगा, यहां से आप सेल्स निकाल देंगे 7600 मल्टीप्लाई बाय 120, तो ये आ जाएगा 9,12,000, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना हो जाएगा एट द रेट 20% ऑफ सेल, और प्रॉफिट हो जाएगा एट द रेट 10% ऑफ सेल। तो 10% ऑफ सेल हो जाएगा 91,200, और ये हो जाएगा 182,400। चेक करो क्या यही कैलकुलेट किया गया था कि 182,400 और 91,200, खत्म, दैट्स इट। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है, और इसके लिए आप कह देंगे कि भैया रेफर कर लेना वर्किंग नोट को, आप प्रॉफिट के लिए रेफर कर लेना वर्किंग नोट को। क्लियर है? डन। तो आपको कॉस्ट शीट को बिल्कुल साफ सुथरा रखना है, जो भी वर्किंग आप करेंगे वो आप नीचे वर्किंग कर देंगे, ठीक है ना? क्लियर है? चलो, तो इस तरीके से हमने वर्किंग करी है, तो भैया फिर ये यहां से इसको भी हम लोग रब कर देंगे। क्लियर? चलो जी, दैट्स ऑल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी होता है आप लोगों का कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। आई होप यहां तक में इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ये बेसिकली नॉर्मल वर्किंग है, जैसे हम लोग करते आए हैं, मैथमेटिक्स की जो वर्किंग है केवल वही कर रहे हैं हम लोग। बाकी जो फॉर्मेट है आपको पूरी थ्रू आउट दी चैप्टर वही फॉर्मेट फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। एक छोटी सी सिली मिस्टेक जो आप यहां पर कर सकते हैं उसको ध्यान रखना है बस, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं। एमटीपी जून 2018 और न्यू स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। The following are the costing records for the year 2021 of a manufacturer। एक मैन्युफैक्चरर है, उसका आपको कॉस्ट रिकॉर्ड दे रखा है 2021 का। प्रोडक्शन है 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है 2 लाख, रॉ मटेरियल की कॉस्ट आपको दे रखी है 2 लाख। लेबर कॉस्ट दे रखी है 1,20,000, फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है 80,000, ऑफिस ओवरहेड दे रखा है 40,000, सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 10,000। यहां से इस क्वेश्चन से ना आपको एक चीज पिक करनी पड़ेगी जो कि आप लोग जल्दबाजी में गलती कर सकते हैं। क्या आपने एक चीज नोट करी, फैक्ट्री के आगे इन्होंने ओवरहेड वर्ड यूज किया है, ऑफिस के आगे इन्होंने ओवरहेड वर्ड यूज किया है, बट सेलिंग के आगे इन्होंने एक्सपेंसेस वर्ड यूज किया है।
ओवरहेड वर्ड यूज नहीं किया है। सर इसका क्या लिंकेज है, अभी पता चल जाएगा। रेट ऑफ प्रॉफिट है 25% ऑन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का 25% प्रॉफिट है। द मैन्युफैक्चरर डिसाइडेड टू प्रोड्यूस 15,000 यूनिट्स इन 2022। 2022 में मैन्युफैक्चरर ने क्या डिसाइड किया कि भैया हम ना यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर आपके लिए 2022 में 15,000 यूनिट बनाएंगे, ठीक है। इट इज एस्टिमेटेड दैट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल विल इंक्रीज बाय 20%, रॉ मटेरियल की कॉस्ट 20% से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। द लेबर कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 10%, लेबर कॉस्ट जो है वो आपकी 10% से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। 50% ऑफ द ओवरहेड चार्जेस आर फिक्स्ड, 50% ऑफ ओवरहेड्स, क्या बोला गया, ओवरहेड्स। इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग नहीं, क्योंकि सेलिंग के आगे इन्होंने ओवरहेड वर्ड यूज नहीं किया है। एंड अदर 50% आर वेरिएबल, और बाकी का 50% जो है वो वेरिएबल है। क्लियर है, आगे बढ़िए। सेलिंग के बारे में अलग से डिटेल दी है इन्होंने। द सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट विल बी रिड्यूस्ड बाय 20%, सेलिंग एक्सपेंसेस जो भी रहेंगे वो आपके पर यूनिट में रिड्यूस हो जाएंगे 20% से। द रेट ऑफ प्रॉफिट विल रिमेन सेम, आपको रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो सेम ही रखना है। क्वेश्चन जानना चाहता है आपसे, प्रिपेयर कीजिए कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर 2022, 2022 का कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है, जहां से आपको टोटल प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको बतानी है। क्लियर है क्या? तो इसका मतलब ये हो गया कि सर 2021 की जो कैलकुलेशंस है वो केवल और केवल हमारे लिए वर्किंग नोट में काम आएंगी, बाकी उससे 2021 का हमको कुछ भी करना नहीं है। ऐसा दोस्तों मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर 2021 और 2022 दोनों का प्रॉपर कैलकुलेशंस करके बताऊंगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक सेकंड का मैं लेता हूं ब्रेक, वापस से कनेक्ट करते हैं पानी के ब्रेक के बाद। यस गाइस, चलिए अब दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का अगर मैं डिफरेंस बताऊं कि अभी तक जितने सम हमने किए हैं और जितने क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस रहेगा। दोस्तों यहां पर आपको डिफरेंस ये देखने को मिलने वाला है कि यहां पर आप लोगों को 2021 का डेटा दिया हुआ है और उस 2021 के डेटा को बेस बनाते हुए 2022 की कॉस्ट शीट बनानी है। लेकिन 2021 में जो कॉस्ट स्ट्रक्चर था और जो 2022 में कॉस्ट स्ट्रक्चर रहेगा उसमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? एक तो आप 2021 के अंदर हम बात करते हैं तो वहां पर आप 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे। आप 2022 के अंदर वहीं आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो 15,000 हो जाएगी। आपको मैं ऑलरेडी इतनी बार बता चुका हूं, इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो यूनिट्स के बेसिस पर वेरी करेगी। दैट मींस आप लोग पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे, पर यूनिट 10,000 यूनिट बनेगी, लेट्स से 2 रुपए की कॉस्ट है तो 10,000 यूनिट बनेगी तो 20,000, 15,000 यूनिट बनेगी तो 30,000 एंड सो ऑन, क्योंकि हमारे को पर यूनिट में आपकी रेट्स अकॉर्डिंगली चेंज रहेगी। आपका पर यूनिट में कॉस्ट तो फिक्स रहेगा बट आपका टोटल में कॉस्ट चेंज होता रहेगा, क्योंकि आपकी अगर 2 रुपीज की रेट है और यूनिट आप बना रहे हो 10,000 तो कॉस्ट होगी 20,000, यूनिट आप बना रहे हो 15,000 तो कॉस्ट होगी आपकी 30,000, यूनिट आप बना रहे हो 20,000 तो कॉस्ट होगी आपकी 40,000 एंड सो ऑन। लेकिन अगर कोई कॉस्ट फिक्स्ड है तो भैया उस फिक्स्ड कॉस्ट में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। क्लियर है क्या? तो फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर किसी भी तरह का कोई भी चेंज आपको होने वाला नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहला तो हमारे को जो काम करना है वो है यहां पर क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला काम मुझे 2021 के अंदर कॉस्ट स्ट्रक्चर निकालना है। यहां पर आपको क्वेश्चन ने कुछ बोला है कि भैया कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है, कौन सी फिक्स्ड है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये तो हम लोग फुल्ली वेरिएबल मानते हुए चलते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट ऑफ 2021। मैं 2021 की कैलकुलेशंस कर रहा हूं, ये मेरा वर्किंग नोट है बेसिकली, क्योंकि 21 की पूछी नहीं है, लेकिन 21 के कैलकुलेशंस के बिना 2022 पर हम जा ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं, एक कॉलम मैं बना लेता हूं पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम मैं बना लेता हूं टोटल कॉस्ट का और एक कॉलम मैं बना लेता हूं पर यूनिट का। ठीक है, या मैं पर यूनिट की जगह मैं इसको कर लेता हूं वेरिएबल कॉस्ट का और एक आपका फिक्स्ड कॉस्ट का। वेरिएबल कॉस्ट को मैं फर्दर आपके लिए जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट की कैलकुलेशंस रहेगी उनको मैं पर यूनिट में भी कैलकुलेट करूंगा। पर यूनिट
मैं लिखूंगा, मैं अकॉर्डिंगली जगह बना रहा हूं एक बार। टोटल कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट, इसमें वेरिएबल कॉस्ट में टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अलग कर देंगे और पर यूनिट को अलग कर देंगे, और जो बाकी बचेगा वो हमारा फिक्स कॉस्ट रहेगा। दोस्तों मैं कोई कॉस्ट शीट नहीं बना रहा हूं, मैं यहां पर आपके लिए, ध्यान रखना कल को आप बोलोगे सर कॉस्ट शीट के हिसाब से क्यों नहीं किया। मैंने कहा मेरा काम यहां पर कॉस्ट शीट बनाना नहीं है, मैं यहां से केवल मेरे कॉस्ट स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर रहा हूं। सबसे पहला जो मुझे कॉस्ट नजर आ रहा है वो है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है 2 लाख रुपए। आपको पता है रॉ मटेरियल इज ऑलवेज फुल्ली फिक्स्ड वेरिएबल, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख और टोटल फिक्स कॉस्ट 0। अब 2 लाख है आपके 10,000 यूनिट्स के प्रोडक्शन पर, तो पर यूनिट हो जाएगा आपका 20। फिर आइए आगे बढ़ते हैं, लेबर कॉस्ट। लेबर की बात कर लेते हैं, तो लेबर है आपके लिए 1,20,000 का। आपको पता है लेबर का कॉस्ट भी अगेन फुल्ली वेरिएबल, तो ये हो जाएगा आप लोगों के लिए 10,000 यूनिट्स पर 12 रुपीज। फिर आइएगा, आपको क्वेश्चन ने कहा इट इज एस्टिमेटेड दैट कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल इंक्रीज बाय 20%। 2022 की बात कर रहे हैं, तो 2022 की बात कर रहे हैं, तब की तब देखेंगे। लेबर कॉस्ट इंक्रीज होगी तब की तब देखेंगे। 50% ऑफ द ओवरहेड चार्जेस आर फिक्स्ड एंड 50% आर वेरिएबल। बहुत ही बढ़िया बात बोली है। तो फैक्ट्री ओवरहेड की बात कर लेते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल है आपका 80,000। अब 80,000 का 50% वेरिएबल दैट मीन्स 40,000 और 50% फिक्स दैट मीन्स 40,000। जो वेरिएबल है उसका पर यूनिट कितना आ जाएगा सर 4 रुपीज। 10,000 यूनिट से 40,000 का 4 रुपीज। फैक्ट्री ओवरहेड के आगे बढ़ते हैं, ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड की टोटल कॉस्ट है आपके पास 40,000 और ऑफिस ओवरहेड के लिए भी अगेन 50% वेरिएबल 50% फिक्स, तो 20,000 वेरिएबल 20,000 फिक्स, तो पर यूनिट हो जाएगा इसका 2 रुपीज। फिर इसके बाद में सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस क्लियर है। सेलिंग एक्सपेंसेस की मैं बात कर लेता हूं, तो वो है आपका 10,000। दोस्तों सेलिंग एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करता हूं तो 10,000 है और आपको उसके बारे में कुछ भी डिटेल नहीं दी कि वेरिएबल है कि फिक्स्ड है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट विल बी रिड्यूस्ड बाय 20%। इसका मतलब यह है कि भैया आपको कोई भी वेरिएबिलिटी और फिक्स्ड के बारे में नहीं बताया, तो सेलिंग को हम पूरा का पूरा अज्यूम कर लेते हैं कि भैया पूरा का पूरा वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर के अंदर क्वेश्चन ने कहा है कि पर यूनिट कॉस्ट 20% से रिड्यूस हो जाएगी, तो ये आपके 1 रुपीज पर यूनिट हो गया। इसके अलावा और कोई काम है क्या? नहीं है सर। तो भैया अब आप इसी को बेस बनाते हुए 2022 में क्वेश्चन ने कहा कि आप कॉस्ट स्टेटमेंट बनाओ जहां पर टोटल प्रॉफिट निकले और सेलिंग प्राइस भी निकले। ठीक है साहब, बना देंगे। आइए जी, कॉस्ट शीट। पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले आप लिखोगे आपका रॉ मटेरियल। दोस्तों ध्यान से सुनना, रॉ मटेरियल की रेट के लिए क्वेश्चन ने कहा है कि रॉ मटेरियल की जो रेट है वो 20% से इंक्रीज हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल विल इंक्रीज बाय 20%। तो भैया आपके लिए रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है सर? 20 रुपीज है। 15,000 यूनिट है। एक यूनिट पर पहले तो था 20 रुपीज, बट अब क्वेश्चन ने कहा है कि 20% से रेट क्या है? इंक्रीज हो जाएगी। तो 20% से इंक्रीज बोल दूं या उसका 120% बोल दूं, एक ही बात है। तो इन शॉर्ट ये हो जाएगा आपका @24। तो 15,000 यूनिट पर @24 तो हो जाएगा आपका 3,60,000। आइए लेबर की बात करते हैं। लेबर के लिए भी क्वेश्चन ने कहा कि 15,000 यूनिट है। 12 रुपए की रेट हमारी पहले आ रही थी। क्वेश्चन ने कहा लेबर की रेट में भी कुछ चेंज है और वो है 10% से बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब 110% हो गया। तो अल्टीमेटली ये कितना हो गया? @13.20 हो गया। तो 13.20 मल्टीप्लाई बाय 15,000, तो ये आ जाएगा 1,98,000।
किसी भी तरह का कोई डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जिक्र नहीं था, तो ये हो जाएगा हमारे लिए प्राइम कॉस्ट। और हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 5,58,000 हमारे लिए प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है साहब, आगे बढ़िए, बात कर लेते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे आप अपना फैक्ट्री ओवरहेड को, लेकिन थोड़ा सा रुक जाइएगा। फैक्ट्री ओवरहेड में हमारे पास दो पोर्शन है, एक वेरिएबल, दूसरा फिक्स। आपको बताना चाहूंगा कि वेरिएबल पोर्शन के बारे में कोई भी रेट में कोई चेंजेस के लिए बोला है क्या? सर रेट में किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं बोला। तो वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड की रेट क्या निकाली थी हमने? सर वेरिएबल फिक्स्ड ओवरहेड, सॉरी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड की रेट निकाली थी 4 रुपीज, ऑफिस ओवरहेड की 2 रुपीज और सेलिंग एक्सपेंसेस की 1 रुपीज। तो आपके लिए दोनों तरह के ओवरहेड के बारे में कोई भी चर्चा नहीं करी है। वेरिएबल कॉस्ट सेम रेट पर लगेगा, तो वेरिएबल एट द रेट ₹4 ही जाएगा। 15,000 यूनिट है तो भैया 60,000 का आपके लिए हो जाएगा। फिक्स्ड के अंदर कोई चेंज होता ही नहीं है, तो फिक्स्ड के अंदर कोई चेंज नहीं होगा जब तक क्वेश्चन नहीं कहेगा। तो 40,000 का 40,000 ले लेना है। ठीक है साहब, कोई ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP है क्या? नहीं है सर, नहीं है। तो भैया यही आपके लिए क्या हो जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट। और फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगा 6,58,000। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है जब तक क्वेश्चन नहीं बोलता तब तक हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को रिलेटेड टू प्रोडक्शन ही मानते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोलूं या ऑफिस ओवरहेड बोलूं, एक ही बात है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वेरिएबल जो है वो है हमारा एट द रेट 2 रुपीज, और फिक्स्ड पोर्शन जो है वो उसमें कोई चेंज है नहीं, वो है 20,000। तो 20,000 का तो आ गया आपका फिक्स्ड, और 2 रुपीज के हिसाब से 15,000 यूनिट पर 30,000 रुपए हो जाएंगे आपके वेरिएबल के। लीजिए, तो अकॉर्डिंगली आपके पास कोई किसी तरह का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक तो कुछ दे ही नहीं रखा। तो भाई साहब यही आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और यही आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी यही है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी यही है। और कितना हो जाएगा सर? 7,08,000। अब ध्यान से सुनना है आपको। क्वेश्चन ने सेलिंग ओवरहेड के लिए कहा है कि भैया सेलिंग ओवरहेड जो है ना उसमें हमारा 20% रिड्यूस हो जाएगा। अब 20% रिड्यूस हो जाएगा, इसका मतलब ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। एट द रेट होगा ₹0.8। सर ये कैसे आया? आपने ₹1 था और 20% रिड्यूस किया है तो 80% हो गई है रेट। तो 0.8 तो 15,000 यूनिट पर सर 12,000। तो ऐसा करते ही आपके पास एक फिगर आएगा जिसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, और ये हो जाएगा 7,20,000। अब ध्यान से सुनना है आप लोगों को। क्वेश्चन ने कहा था कि साहब हम लोग रेट ऑफ प्रॉफिट जो है ना वो हमारी सेम रहेगी, और रेट ऑफ प्रॉफिट पहले कितनी थी सर? सेलिंग प्राइस का 25%। तो सेलिंग प्राइस का 25%, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल में आपको ऐड करना है प्रॉफिट। अब ध्यान से सुनना, आपको यह नहीं पता कि सेल कितनी है क्योंकि सेलिंग प्राइस तो पूछी है, सेलिंग प्राइस तो पता ही नहीं है। लेकिन आपको क्वेश्चन ने कहा कि भैया आपके लिए रेट ऑफ प्रॉफिट विल रिमेन सेम, मतलब कि 25% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, इसका मतलब अगर आपकी 100 रुपीज अगर आपकी सेलिंग प्राइस है तो ये 25 होगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल क्या हो जाएगी सर? 75, क्योंकि 75 में 25 जोड़ोगे तभी तो 100 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर मैं यूं कह दूं कि सेलिंग प्राइस का 25%, या मैं यूं कह दूं कि 33.33% ऑफ कॉस्ट। तो गलत तो नहीं होगा भाई? सोच के देखो ना, अगर आपकी 100 की सेलिंग प्राइस है तो 100 का 25% प्रॉफिट है, दैट मीन्स 25। तो बाकी बचा हुआ क्या होगा? कॉस्ट। 100 - 25 तो 75 हो गई आपकी कॉस्ट।
अब कॉस्ट का अगर मैं इसको 25 को परसेंटेज में निकालूं, तो अगर मुझे सेल पर निकालना होगा तो मैं करूंगा 25 डिवाइड बाय 100, मुझे कॉस्ट पर निकालना होगा तो मैं करूंगा 25 डिवाइडेड बाय 75। तो सेलिंग प्राइस का 25 और कॉस्ट का 1/3 बोलूं या कॉस्ट का 33.33% बोलूं, एक ही बात है। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी आपका 25% ऑफ सेल्स और 33.33% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल। तो आपके लिए कितना आ जाएगा, 7,20,000 का 33.3333% निकाल दो तो आएगा सर 2,40,000। और 2,40,000 आपसे क्वेश्चन ने प्रॉफिट पूछा था, चेक करना प्रॉफिट आ गया क्या, यस सर आ गया। और जैसे ही आप इस प्रॉफिट को ऐड कर दोगे तो आपके पास एक चमत्कारी वैल्यू निकल के आएगी जिसे हम लोग सेल्स कहेंगे, और ये सेल्स हो जाएगा आपके लिए 9,60,000। और दोस्तों क्वेश्चन ने आपसे सेलिंग प्राइस भी डिमांड करी थी, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 9,60,000 डिवाइडेड बाय 15,000 यूनिट। तो 9,60,000 डिवाइड बाय 15,000 तो आ जाएगी ₹64। चेक करना आंसर मैच है क्या, यस सर मैच है, दैट्स इट, हो गया काम खत्म। तो भैया 3 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 9 तो इजीली हो ही जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 भी हो जाएगा, और कोशिश हमारी रहेगी कि हम क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट कर दें आज के इस लेक्चर में। बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। आगे चलिए, अब ध्यान से सुनना है आप लोगों को, इस सब में क्या कुछ नया सीखने को मिला वो उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। आपको यहां से, क्योंकि आप लोग भैया अगर मैं यही सीएमए फाइनल के स्टूडेंट होते या सीएमए ग्रुप 2 के स्टूडेंट होते तो मैं आपसे ये कहता कि अरे यार इसमें तो कुछ बताने जैसा कुछ था ही नहीं। लेकिन क्योंकि आपने इंटर में अभी अभी आए हैं तो आपको ये नहीं पता वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है। दोस्तों वैसे तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि वेरी करेगी यूनिट्स के चेंजेस से। मतलब आपने पर यूनिट निकाल दी, अब आपको इसको यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, ये आपकी पर यूनिट निकाल दी, इसको आपको यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो आपकी यूनिट से चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं आपकी फिक्स्ड एक्सपेंसेस की, तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस यूनिट से चेंज नहीं होते। कभी आप सोच के देखो ना, मेरा अगर ऑफिस का किराया 40,000 है, तो कभी मैंने इस महीने अगर 10,000 स्टूडेंट पढ़ाए तो भी मेरा 40,000 ही लगेगा, मैंने 2,000 स्टूडेंट पढ़ाए तो भी 40,000 लगेगा, 1,000 स्टूडेंट पढ़ाए तो भी 40,000 लगेगा। उसमें फिक्स्ड खर्चे में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर मैंने 2 स्टूडेंट पढ़ाए तो 2 बुक सेट जाएंगे, 5 स्टूडेंट पढ़ाए तो 5 बुक जाएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू दी नंबर ऑफ यूनिट्स वेरी करेगी। क्लियर है, बस यही कॉन्सेप्ट था। फिर उसके अलावा यहां पर क्वेश्चन ने कहा था कि भैया हमारा मटेरियल की केस में हमारी रेट जो है वो 20% से इंक्रीज हो जाएगी। 20 से इंक्रीज हो रही थी ना मटेरियल के केस में, यस सर। तो मटेरियल के केस में 20 से इंक्रीज करी तो 20 थी तो 24, 12 रुपीज में 10% का इंक्रीज हुआ लेबर में तो आपका 13.2। फिक्स्ड ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड के लिए कोई भी इंक्रीज नहीं बोला था तो सेम रेट ले ली, मल्टीप्लाई यूनिट से कर दिया। फिक्स्ड कॉस्ट सेम एज इट इज ले ली। सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए क्वेश्चन ने कहा था कि भैया 20% का रिडक्शन आएगा तो 20% का रिडक्शन हमने ले लिया, बाकी जैसे आज तक करते आए हैं वैसे ही किया है। प्रॉफिट की केस में बात करूं तो भैया प्रॉफिट मैंने सिंपली आपको समझाया कि ये 25% ऑफ सेल और 33% ऑफ कॉस्ट कैसे होता है। बड़ा सिंपल सा सिनेरियो है, चाहे तो आप लिख लो, इफ से सपोज इफ सेल, क्योंकि इफ और सपोज दोनों साथ नहीं आएंगे, इफ सेल इज 100 देन प्रॉफिट विल बी ₹25, दैट इज 25% ऑफ सेल्स। कई बार बच्चे मेरे को बोल सकते हैं कि सर सेलिंग प्राइस क्या है, तो मैंने कहा भाई साहब आप ये चीज क्यों भूल जाते हो। अगर मैंने 100 रुपए की सेलिंग प्राइस रखी तो 25 रुपीज पर यूनिट होगा, तो यूनिट से वो भी यूनिट से सेम से मल्टीप्लाई होगा, तो प्रॉफिट भी तो सेम यूनिट से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है, इसलिए मैंने चाहे पर यूनिट में बोलूं चाहे टोटल में बोलूं एक ही बात है। इफ सेल इज 100 देन प्रॉफिट विल बी 25, दैट इज 25% ऑफ सेलिंग प्राइस। सो कॉस्ट ऑफ सेल
will be ₹75. Hence we can say profit on cost of sale will be 1/3 of cost or 33.33% ऑफ कॉस्ट। तो भैया चाहे आप इसको कॉस्ट ऑफ सेल का 1/3 बोलो, क्योंकि 25 आपने आप में 75 का 1/3 है, या आप 1/3 को 33.33% बोल दो, एक ही बात है। क्लियर है? तो इसी के साथ आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये डन है। आई होप इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं आएगा। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो होता है डन। आइएगा क्वेश्चन नंबर 9 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 वैसे तो बड़ा आसान है, बट इसमें एक चीज ना मिसिंग है, और वो क्या मिसिंग है वो उसके ऊपर जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 8 मार्क्स का जून 2018 में पूछा जा चुका है, जून 18 में। क्लियर है? द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ वीमयस कोई बात नहीं, वी लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2024। सर 2018 का क्वेश्चन है, 2024 लिखा हुआ आ रहा है, ऐसा क्यों? भाई साहब आशुतोष लाटा भी तो कुछ ईयर चेंज करेगा ना क्वेश्चन में। तो द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल इन द बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ वी लिमिटेड फॉर द मंथ नवंबर 24। डायरेक्ट लेबर आपको दे रखा है 20,000, जो कि है 125% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। आप यहां से फैक्ट्री ओवरहेड निकाल सकते हो क्या भाई साहब? डायरेक्ट लेबर दे रखा है 20,000, जो कि आपका 125% के बराबर है, तो इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड आपके लिए आ जाएगा 16,000, क्योंकि x का 125% इज इक्वल टू है 20,000 के। तो x बराबर कितना होगा सर? ये 125% यहां डिवाइड में चल जाएगा, तो 20,000 डिवाइड बाय 125%, तो अकॉर्डिंगली आ जाएगा 16,000। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको कि 16,000 कैसे आया। ऑल्दो इसी तरीका का ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट करके बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने सेम यही कैलकुलेशंस की थी। वहां पे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1,20,000 दे रखी थी, 120% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड के बराबर। इन्वेंट्री अकाउंट्स आपको क्या शो करता है कि रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग, WIP का ओपनिंग क्लोजिंग, फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग, सेलिंग एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं। सर सेलिंग दे दिया, ऑफिस दे दिया, फैक्ट्री तो दिया ही नहीं। मैंने कहा अभी और क्या निकाला था यहां से? 16,000 फैक्ट्री तो निकाला था। सेल्स आपको दे दिया। द कंपनी मेंटेन ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी जो है ना वो कॉस्ट का 25% प्रॉफिट मेंटेन करती है। कॉस्ट का 25 मतलब अगर कॉस्ट 100 है तो 25 आपकी कॉस्ट है, सॉरी प्रॉफिट है। 100 की कॉस्ट है तो 25 का प्रॉफिट है, तो 125 किसके बराबर होगा सर? 125 आपकी सेल के बराबर होगा। सेल आपको 1,25,000 दे रखी है, इसका मतलब मैं क्लियरली कह सकता हूं कि 25,000 का प्रॉफिट है। चेक कर लो, ये रहा प्रॉफिट 25,000, और आपकी कॉस्ट 100 के बराबर है। दैट मींस आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो 1,00,000 होगी। ये लो, ये भी यहां पे आ गया। लेकिन दोस्तों यहां से एक चीज आपके जो मिसिंग है, जो कि क्वेश्चन ने कहा, क्वेश्चन कहता है कि साहब यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट फॉर द मंथ नवंबर 24 विद ऑल एलिमेंट्स। आपको विद ऑल एलिमेंट्स निकालना है। अब ऑल एलिमेंट्स में यहां पर एक चीज मिसिंग है। क्या दोस्तों? आपने ध्यान से देखा होगा तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है, बट रॉ मटेरियल कितना परचेज किया ये यहां पे दे ही नहीं रखा। और दोस्तों जब तक रॉ मटेरियल का परचेज नहीं दे रखा तब तक रॉ मटेरियल का कंजम्पशन नहीं आ सकता। जब तक रॉ मटेरियल का कंजम्पशन नहीं आ सकता तब तक प्राइम कॉस्ट नहीं आ सकती, और जब तक प्राइम कॉस्ट नहीं आ सकती तब तक नीचे के सारे काम हो ही नहीं सकते। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन आपका बोलेगा, ये आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा रिवर्स फॉर्मेट में। रिवर्स फॉर्मेट में कैसे? आपको यहां से सेल्स है, सेल्स का आपने दे रखा है कि भैया सेल्स जो है वो आपका 25% प्रॉफिट ऐड होकर के आया है कॉस्ट में। तो कॉस्ट अगर 100 है तो प्रॉफिट है 25, तो इसका मतलब 25,000 का प्रॉफिट। तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ सेल 1,00,000 की टोटल सेल में अगर आप अपना सेलिंग एक्सपेंसेस रिड्यूस कर दोगे, तो 1,00,000 की कॉस्ट ऑफ सेल में सेलिंग एक्सपेंसेस लेस कर दोगे तो क्या बचेगा?
सर तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में फिनिश्ड गुड्स का ट्रांजैक्शन का करोगे तो आप ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में फैक्ट्री के बाद में एंड सो ऑन, ऐसे आप ऊपर कैलकुलेशंस पे चलते चले जाएंगे। तो आपको उसके थ्रू आपको इससे कॉस्ट शीट बनानी है। दोस्तों मैं क्या करूंगा, मैं आप लोगों के लिए वर्किंग नोट बनाऊंगा जिसमें रिवर्स कॉस्ट शीट बनेगी। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में सेम पोर्शन बनना है, बस रिवर्स फॉर्मेट में एक वर्किंग नोट बनेगा जिसमें पूरी कॉस्ट शीट के सारे डेटा आएंगे। फिर उसके बेसिस पर आपको कॉस्ट शीट बनानी है जो आप लोग बनाएंगे, मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा। तो यहां पर हम लोग क्या कहेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 9, in this question purchase of raw material is missing, which can be calculated by using reverse cost sheet। तो हम यहां पर रिवर्स कॉस्ट शीट बनाएंगे। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल परचेजेस। अब दोस्तों यहां पर जो कैलकुलेशन होगी ना, वो कैलकुलेशन होगी जस्ट आपके रिवर्स मोड पर। रिवर्स मोड पर मतलब जो चीज ऐड होती थी वो लेस होगी, जो लेस होती थी वो ऐड होगी। क्योंकि आप सिंपल सी चीज है, सोच के देखो, 100 में 20 ऐड करके आपके पास 120 आता है। आपको 120 से 100 पे जाना है तो आप क्या करोगे, सर 120 में से 20 को लेस करेंगे तब 100 आएगा। इसका मतलब 100 से 120 जाना है तो ऐड करना है, लेकिन 120 से 100 आना है तो लेस करना है। तो भैया इसका मतलब सिंपल है कि जो कैलकुलेशंस हमने करी हैं उन सभी कैलकुलेशंस को रिवर्स मोड पर ले रहे हैं, तो जो चीजें ऐड हुई थी उनको लेस करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मेरे पास सबसे पहला फिगर जो मैं लिखूंगा वो है मेरा सेल्स, और वो है 1,25,000। अब दोस्तों आपने प्रॉफिट ऐड किया करते थे सेल्स में से, अब प्रॉफिट लेस कर दो। अब लेकिन पॉइंट क्या आता है, सर ये प्रॉफिट आएगा कैसे। तो आपको पता है क्वेश्चन ने कहा था कि कॉस्ट अगर 100 है तो सेल्स प्रॉफिट 25 है, तो 25 का प्रॉफिट है। आपके पास 100 की कॉस्ट है तो 25 का प्रॉफिट, तो सेल्स कितनी की हो गई, 125 की। तो आपके लिए अगर 1,25,000 की सेल्स जो है वो अगर 125 के बराबर है तो प्रॉफिट 25 के बराबर होगा, तो वो कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा आपका 25,000। और जैसे ही आप इसमें से सेल्स में से आपकी प्रॉफिट को लेस करोगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल, और वो हो जाएगा आपका 1 लाख। वो क्या हो जाएगा, 1 लाख। क्लियर है, आगे बढ़िए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल हो गया आपके पास। अब कॉस्ट ऑफ सेल के बाद में आपको पता है कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आता है, सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को ऐड करके। अब अगर आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को आप ऐड ना करके, आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को अब क्या करना पड़ेगा, लेस सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं सर, 15,000, लेस कर दो। तो सेलिंग एक्सपेंसेस जैसे ही आपने लेस किए तो आपके पास क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने कहा ना जस्ट अपोजिट फॉर्मेट में चल रहा है, मतलब कि अभी तक हमने ऊपर से नीचे कैलकुलेशन करते थे, अब नीचे से ऊपर की कैलकुलेशन कर रहे हैं। सेल्स में से प्रॉफिट लेस किया, कॉस्ट ऑफ सेल आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स में से सेलिंग एक्सपेंसेस लेस किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। आपको पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिनिश्ड गुड्स के एडजस्टमेंट से। तो वहां पर आप क्या करते थे, फिनिश्ड गुड्स के एडजस्टमेंट के लिए आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को ऐड करते थे, अब यहां पर लेस करेंगे।
लेस करोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। बार बार बोल रहा हूं, इसके ऊपर मुझे डाउट नहीं चाहिए। कल को आप ये बोलो कि सर इस वाली कॉस्ट शीट में तो आपने ओपनिंग स्टॉक को लेस किया है और बाकी जगह पे तो आप ऐड करते हो। दोस्तों मैं ये क्लोजिंग कैलकुलेशंस कर रहा हूं, सॉरी रिवर्स कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो इस चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की मैं बात करूं तो वो है आपका 10,000 लेस होगा, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स दैट इज 5,000 वो आपका ऐड होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा आपके लिए 85,000, और आपको पता है ये आपने अगर इनका एडजस्टमेंट कर दिया तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कि आ जाएगा आपके लिए 80,000। आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आता है? सर आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है जब आप फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ऐड करते हैं। अब अगर आपके एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ऐड करने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है तो मैं यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को लेस कर देता हूं। और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना है सर? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दैट मींस ऑफिस एक्सपेंसेस है 10,000, लेस कर दिया। तो ऐसा करने से आपके पास जो फिगर आएगा उसे आप क्या कहोगे? फैक्ट्री कॉस्ट, वो हो जाएगा 70,000। अब दोस्तों आपको पता है फैक्ट्री कॉस्ट कैसे आता है? सर प्राइम कॉस्ट में आप फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हो, उससे आता है ग्रॉस कॉस्ट, और ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट के अंदर आप एडजस्टमेंट करते हो डब्ल्यूआईपी का। वहां पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी ऐड होता है, यहां पर लेस होगा क्योंकि रिवर्स है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी लेस, सॉरी ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी कितना है सर? ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी है 8,000 लेस हो जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी जो है वो है 4,000, वो ऐड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट आ जाएगा क्या आपके पास, या ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा? कितना आ जाएगा सर? 66,000 ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आता कैसे है सर? आपके प्राइम कॉस्ट में जब आप फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हो तो भैया आप ऐड करते हो तो अब उसको लेस करो, फैक्ट्री ओवरहेड्स। और आपको क्वेश्चन ने दे रखा है कि लेबर का 125% है, तो ये कैसे बनेगा? 20,000 जो है वो बराबर है 125 के, तो 100 के बराबर हो गया आपका फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये हो जाएगा आपका 16,000। और दोस्तों जब आप इसको लेस कर दोगे तो आपके पास जो आएगा उसे हम कहेंगे प्राइम कॉस्ट, और वो हो जाएगी आपकी 50,000। अब आपको पता है प्राइम कॉस्ट कैसे आती है सर? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर को ऐड करके। तो अगर आप प्राइम कॉस्ट के लिए कहते हो कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को ऐड करने से आती है, तो यहां से अगर मैं डायरेक्ट लेबर को लेस कर दूंगा जो कि है आपके लिए 20,000, तो सर जो बाकी बच गया वो पूरा का पूरा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है, और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपके पास आ जाएगा। और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कहां से आएगा सर? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा 30,000। अब आपको पता है एक और वर्किंग नोट अब मैं बनाऊंगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आता है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू, आप जैसे करते थे जस्ट उसका अपोजिट करना है। अभी तक आपने क्या किया था? ओपनिंग स्टॉक ऐड किया था परचेजेस, और फिर उसमें से लेस किया था क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां पर आप जस्ट अपोजिट करेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लेंगे, इसमें लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, सॉरी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो कितना आ जाएगा सर? परचेजेस आ जाएगी क्या?
रॉ मटेरियल कंजम्पशन है 30,000 का, लेस करो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो कितना आ रहा है सर 10,000 का, और ऐड कर दीजिए आप 20,000, तो कितना आ जाएगा सर 30,000 माइनस 10 प्लस 20, तो आ जाएगा 40,000 रुपीज 40,000। चेक करना, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मैंने नीचे लिखा हुआ है आंसर में, आ गया। अब यहां पर नोट लिखो, और नोट में आप लिखो y all sign changes, that is plus to minus and minus to plus। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं, ताकि आप लोग मुझसे डाउट नहीं पूछो भैया, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के माइंड में डाउट आएगा, और मैं तो चाहता ही नहीं हूं कि मेरे से कोई डाउट पूछे, क्योंकि डाउट पूछेगा तो आप लोगों का भी समय वेट करना पड़ेगा, और मैं चाहता ही नहीं हूं कि आप मेरे से डाउट पूछो। तो why all sign changes? Because we are preparing cost sheet on reverse mode। लो जी, क्योंकि हम लोग हमारी कॉस्ट शीट को रिवर्स मोड पे बना रहे हैं, इसलिए ये साइन चेंजेस हो गए। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपको ये बोलूं कि यार इसकी कॉस्ट शीट आप बना देना, तो आप बना सकते हो क्या? तो इसकी कॉस्ट शीट जो बनेगी वो आपके होमवर्क रहेगी। अब आपको ये वर्किंग नोट के सहारे आपके लिए जो कॉस्ट शीट बनानी है, वो कॉस्ट शीट आपके लिए होमवर्क है, ये आपको खुद से बनानी है, इजीली बन जाएगी। जो कैलकुलेशंस यहां पर आपने ऊपर से नीचे की है, वो नीचे से ऊपर करनी है, सिंपल सा सिनेरियो है। अब जैसे आज तक करते आए हैं वैसे ही करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,000, ऐड करेंगे परचेजेस 40,000, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक 20,000, 10 प्लस 40 50, 50 माइनस 20 30, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा 30। 30 में आप लेबर ऐड करोगे 20, तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करोगे, ग्रॉस फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। ग्रॉस फैक्ट्री ओवरहेड में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को लेस करोगे, ओपनिंग को ऐड करोगे। फिर अब जब कॉस्ट शीट एज एन नॉर्मल मैनर में बनाओगे, तो जैसे आज तक करते आए हैं वैसे ही करेंगे। याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। मैं आपको केवल इतना सा समझाना चाह रहा हूं, कॉस्ट ऑफ सेल में अगर आप प्रॉफिट ऐड करते आए हो तो आपके पास सेल आएगा, लेकिन अगर यही जरिया मुझे सेल से कॉस्ट ऑफ सेल पे जाना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर 1 लाख, ये है 20,000, 25,000, ये है 125। अगर मुझे कॉस्ट निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? सर आपने कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके सेल निकाली थी, अब आपको सेल में से प्रॉफिट लेस करके कॉस्ट निकालनी होगी, इसलिए आपके जो प्लस आप करते आए हैं वो माइनस होगा। और जिनको याद ही करना है तो भाई साहब वो इतना सा याद कर लेना, सारे कैलकुलेशन, सारे साइंस जो आप करते आए हो वो सारे के सारे साइन चेंज करने, दैट्स इट, काम खत्म। ठीक है, चलिए। तो इस क्वेश्चन में जो रिवर्स कैलकुलेशन है यही आपका की पॉइंट है। इस क्वेश्चन को आपको मैं डेफिनेटली कहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप 3 बार रिवाइज करना। जो लास्ट क्वेश्चन है उसको आप 2 बार रिवाइज करोगे चलेगा, बट क्वेश्चन नंबर 9 को मैं कहूंगा 3 बार रिवाइज करना, क्योंकि रिवर्स कैलकुलेशन में आप लोग ना घबराए नहीं कभी भी। तो अभी तक के जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 0 बार रिवीजन, 2 1 बार, 3 1 बार, 4 1 बार, 5 2 बार, 6 2 बार, 7 2 बार, 8 2 बार, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपको 3 बार रिवाइज करना है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलो जी, अब हम लोग आगे की क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग। आइएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि 6 मार्क्स का दिसंबर 2023 के न्यू एग्जाम में पूछा जा चुका है, 8 मार्क्स का दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है, मतलब कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैं कहता ही हूं भाई साहब आपको इस बुक से बाहर नहीं जाएगा कभी भी। क्यों? क्योंकि हमने सब कुछ कवर किया हुआ है, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीबी, वर्कबुक, पास्ट एग्जामिनेशन पेपर, सब कुछ कवर किया है। 128 में से मैं इतना तो अश्योर कर सकता हूं कि आपको 110 मार्क्स का पेपर तो अपनी बुक से ही मिलेगा, और 110 में से मेरे हिसाब से आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं।
जेड लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड 200 टाइपराइटर। जेड लिमिटेड जो है ना वो मैन्युफैक्चर कर रहा है और सोल्ड कर रहा है 200 टाइपराइटर को इन 2017। इट्स समराइज्ड ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर 2017 इज एज फॉलोज। आपको 2017 का ट्रेडिंग और P&L अकाउंट आपको नीचे दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्वेश्चन ने खुद ने दिया है। डायरेक्ट वेजेस दे दिया, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस दे दिए हैं, बाय सेल्स आपको दे दिया है, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, नेट प्रॉफिट। अब रेंट रेट्स एंड टैक्सेस के बारे में या तो क्वेश्चन खुद से कुछ बोलेगा और नहीं बोलेगा तो इसको पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा मान लेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़िए। फॉर द ईयर 2018 यहां की बात करें राइट क्रेडिट साइड में तो सेल्स है और ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन किया, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फॉर द ईयर 2018 दैट मींस नेक्स्ट ईयर द आउटपुट एंड सेल्स विल बी 300 टाइपराइटर, मतलब जहां पहले 200 बनाते थे अब 300 बनाएंगे। ठीक है सर। प्राइस ऑफ मटेरियल विल राइज बाय 25% कंपेयर टू प्रीवियस ईयर लेवल। जो प्रीवियस ईयर लेवल था प्राइस का, अब आपको पहले तो प्राइस निकालनी पड़ेगी। आपके पास यहां मटेरियल है 1,20,000 का, कितनी यूनिट्स पर है सर 200 पर। इसका मतलब एक यूनिट का कितना हो गया सर 1,20,000 डिवाइड बाय 200 तो सर 600 रुपए। आप क्वेश्चन ने कहा कि भैया प्राइस ऑफ मटेरियल 25% से इंक्रीज हो जाएगा तो दैट मीन्स वो 750 हो जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। वेजेस पर यूनिट विल राइज बाय 10%। जो वेजेस है पर यूनिट वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी 10% से। तो पर यूनिट कितनी है सर 1,80,000 200 पर, तो इसका मतलब 900 रुपए हो गई। 900 पर अगर आपने 10% इंक्रीज करोगे तो 990 की हो जाएगी। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस विल इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर। ये इस क्वेश्चन का मेन की पॉइंट है। कंबाइंड कॉस्ट आपकी जो भी होगी उसके प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा। कंबाइंड कॉस्ट का मतलब आज आपकी सपोज से मैं यहां पर बात करूं, आपके 1,20,000 था, 1,20,000 रुपए का मटेरियल, 1,80,000 का, तो इसका मतलब दोनों की कंबाइंड कॉस्ट पहले थी 3 लाख। अब इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी सर, ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है ना वो आपकी 300 रुपीज आपकी आ रही है टाइपराइटर की। अब टाइपराइटर 300 हो गए तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट आपकी पहले तो पर यूनिट की कॉस्ट आएगी। सर पर यूनिट की कॉस्ट कितनी निकाली सर 750। 750 को आप 300 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मटेरियल आएगा, और 750 आप 990 को 300 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास लेबर आएगा। इन दोनों का टोटल लगाओ सर कितना आएगा 750 मल्टीप्लाई बाय 300 तो ये आएगा 2,25,000, और ये आएगा 990 माइनस मल्टीप्लाई 300 तो ये आएगा 2,97,000। इन दोनों का कंबाइंड टोटल कितना होगा सर, इन दोनों का कंबाइंड टोटल हो जाएगा 5,22,000। तो भैया क्वेश्चन ने क्या कहा है, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस विल इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू दी कंबाइंड कॉस्ट। कंबाइंड कॉस्ट के प्रोपोर्शन में बढ़ाया जाएगा। तो पहले तो भाई साहब कंबाइंड कॉस्ट का कितना बढ़ा वो निकालो। तो भाई साहब पहले जहां जिस चीज के 3 लाख थे उसी चीज का कॉस्ट अब 5,22,000 हो गया है। तो 3 लाख की कॉस्ट के 5,22,000 हो गए, तो उसी प्रोपोर्शन में 75,000 को बढ़ाइए तो 75,000 उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि 75,000 का खर्चा था जब 3 लाख का कंबाइंड टोटल था। अब कंबाइंड टोटल जो है वो आपका 5,22,000 हो गया। तो अकॉर्डिंगली आप इस हिसाब से सॉल्व करेंगे तो 75,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई 5,22,000 तो आ जाएगा 130,500। ये आ जाएगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड। अभी आपको डेफिनेटली अभी मैं जब वापस से कराऊंगा तो इसको वापस से समझाऊंगा। बेसिकली क्वेश्चन ने कहा है कि सेम वही प्रोपोर्शन में मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस जो है ना इंक्रीज होगा उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस इंप्रूव हुआ है। तो या तो मैं यहां पे ये निकाल लूं कि कंबाइंड कॉस्ट कितना इंप्रूव हुआ है, तो सर इंप्रूव हुआ है 5,22,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, तो मैं ये कह सकता हूं कि 74% का इंक्रीज हुआ है। तो सीधा डायरेक्टली 75,000 पर 74% इंक्रीज कर दो, ऐसे भी कर सकता हूं। तो आप दोनों का कंबाइंड प्रोपोर्शन में कितना इंक्रीज हुआ है, कंबाइंड, बस ये वर्ड को ध्यान रखिएगा, कंबाइंड कॉस्ट के ऊपर बात है, दैट्स इट। सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट विल रिमेन अनचेंज। जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं ये आपके 45,000 के हैं 200 यूनिट पर, तो एक यूनिट पर कितना आ जाएगा 45,000 डिवाइडेड बाय 200, तो एक यूनिट पर 225, तो आगे भी 225 ही रहने वाला है। अदर एक्सपेंसेस विल रिमेन अनअफेक्टेड बाय राइज इन आउटपुट। और अदर एक्सपेंसेस के लिए क्वेश्चन ने कहा कि इसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस हैं वो आपके चेंज नहीं होंगे, आपके चाहे यूनिट्स में कितना ही चेंज क्यों ना हो जाए। क्वेश्चन ने कहा प्रिपेयर कीजिएगा एक कॉस्ट शीट जो शो करे कॉस्ट एट विच टाइपराइटर विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन 2018
वो कॉस्ट बताइए जिसमें 2018 के अंदर आपका टाइपराइटर कॉस्ट जो है कितने रुपए पर आपका मैन्युफैक्चर किया गया, एंड गिव प्राइस एट विच इट शुड बी मार्केटेड सो एज टू शो प्रॉफिट एट द रेट 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। और फिर आप हमें सेलिंग प्राइस निकाल के बताओ जहां पर हम सेलिंग प्राइस का 10% प्रॉफिट निकाल सकें। तो अल्टीमेटली हम हमारी कॉस्ट निकाल लेंगे। कॉस्ट आपके लिए कितनी हो जाएगी सर, 100 रुपए की सेलिंग प्राइस पर 10 रुपए का प्रॉफिट है तो कॉस्ट 90 के बराबर हो जाएगी, दैट्स इट। और इस हिसाब से हम इसको सॉल्व कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। क्लियर है? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे वॉशरूम जाके आना होगा। मैं वापस से कनेक्ट करता हूं 1 ही मिनट में। यस गाइस, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन कैसे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, यहां पर मुझे जो चेंजेस नजर आ रहे हैं ना, वो केवल प्राइस ऑफ मटेरियल में चेंज नजर आ रहा है, वेजेज में चेंज नजर आ रहा है, और एक मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस में चेंज नजर आ रहा है। सेलिंग एक्सपेंसेस की जो पर यूनिट कॉस्ट है सेम रहेगी। अदर एक्सपेंसेस के लिए क्वेश्चन ने कह दिया कि भैया अनअफेक्टेड है, दैट मींस उनमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। तो भैया हम लोग यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशंस ऑफ रिवाइज्ड कॉस्ट फॉर 2018। तो 2018 के लिए हमें रिवाइज कॉस्ट निकालनी है। एक आपका कॉलम हो जाएगा पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम आपका हो जाएगा कॉस्ट 2017, एक हो जाएगा कॉस्ट 2018। ध्यान से देखिएगा, आपको यहां पर कॉस्ट क्या दे रखी है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। सबसे पहले मटेरियल की बात कर लेते हैं। तो मटेरियल की कॉस्ट आपको दी हुई है 1,20,000 रुपए की आपको कॉस्ट दे रखी है, और ये है 200 टाइपराइटर की। तो आपके लिए कॉस्ट हो गई साहब 600 रुपीज। क्वेश्चन ने कहा कि साहब प्राइस ऑफ मटेरियल प्रीवियस ईयर का जो लेवल था उससे 25% इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब जो प्रीवियस ईयर का लेवल था 600, उससे 25% इंक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स 125% हो जाएगा। तो 600 प्लस 25% तो आ जाएगा 750। आगे चलिए बात कर लेते हैं लेबर का। और सुंदर हैंडराइटिंग बैठाने के चक्कर में सर कैसी बातें कर रहे हो, आपकी और राइटिंग और वो भी सुंदर। लो जी भैया, डायरेक्ट वेजेस 1,80,000 डिवाइडेड बाय 200 टाइपराइटर, तो ये हो जाएगी 900 की। और यहां पर अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो ये कॉस्ट कितनी हो जाएगी सर, 900 प्लस 10% बोलूं या मल्टीप्लाई 110% से कर दूं, एक ही बात है। तो ये हो जाएगी 990। दोस्तों इसका लगा देंगे आप टोटल। सर टोटल क्यों लगा रहे हो, अभी पता चल जाएगा। इसे हम बोलेंगे कंबाइंड कॉस्ट। कंबाइंड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। तो ये हो जाएगा आपका 1500, और ये हो जाएगा जी आपका 750 प्लस 990, दैट मीन्स 1740। अब दोस्तों क्वेश्चन ने क्या कहा था पॉइंट नंबर 4 में, ध्यान रखो। पॉइंट नंबर 4 में क्वेश्चन का कहना था, क्वेश्चन ने हमें कहा कि साहब मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस जो है ना विल इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड चार्जेस। मतलब कुल मिलाकर के जो सेम प्रोपोर्शन में जो इंक्रीज हुआ है, अब आपका इनका इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज इन कंबाइंड कॉस्ट। यही इस क्वेश्चन का मेन की पॉइंट था।
इंक्रीज इन कंबाइंड कॉस्ट है सर 240 रुपीज। और अगर यही इंक्रीज मैं आप लोगों के लिए परसेंटेज में जानना चाहूं तो सर 240 डिवाइड बाय 1500 तो आ जाएगा 16%। कितना आ जाएगा? 16%। क्लियर है? मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस आपके पास हैं। अब अगेन आपका जो ये कैलकुलेशन है वो कंटिन्यू कर देते हैं हम। मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस, तो भैया मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस की बात करूं तो 75,000 रुपीज थे 200 यूनिट पर। बच्चा मेरे से बोल देता है सर आपने इसको ये कैसे मान लिया कि आपकी पर यूनिट में है? मैंने कहा भाई ध्यान से देखो, आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दिया हुआ है, मतलब कि डायरेक्ट कॉस्ट में दिया हुआ है, इसका मतलब ये पूरा प्रोडक्शन से ही चेंज हो रहा है। तो 75,000 डिवाइडेड बाय 200 तो आएगा 375। अब अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि भैया इसकी मुझे कॉस्ट, रिवाइज कॉस्ट निकाल के बताओ, तो आपके लिए रिवाइज कॉस्ट कितनी आ जाएगी सर इसकी? सर 375 में 16% इंक्रीज बोलूं या 116% बोल दूं, एक ही बात है। तो 375 में 16% ऐड करोगे तो आएगा 435। ये इस क्वेश्चन का मेन की पॉइंट था। क्वेश्चन ने आपको पॉइंट नंबर 2 में मटेरियल के बारे में बोला, पॉइंट नंबर 3 में वेजेस के बारे में बोला, पॉइंट नंबर 4 में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के बारे में बोला, और पॉइंट नंबर 5 में सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए बोला। तो भैया सेलिंग एक्सपेंसेस का भी निकाल लो। सेलिंग एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। तो आपके लिए 45,000 के सेलिंग एक्सपेंसेस हैं 200 यूनिट पर। तो 45,000 डिवाइडेड बाय 200 यूनिट तो आ जाएगा ₹225। और क्वेश्चन ने कहा है साहब कि सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट जो है ना वो विल रिमेन अनचेंज, दैट मीन्स 225 का 225 ही रहेगा। और इसके अलावा जितने भी अदर एक्सपेंसेस हैं दैट इज अनअफेक्टेड बाय राइज इन आउटपुट। इसका मतलब वो सारे के सारे आउटपुट क्या है? अगर वो अनअफेक्टेड है आउटपुट के कारण से, इसका मतलब वो सारे के सारे फिक्स्ड कॉस्ट हैं भैया। तो मैं यहां पर आपको लिख दूंगा as question said that all other expenses, that is other expenses will remain unchanged by rise in output as question said that other expenses will remain unchanged by rise in output, hence we can say all other expenses are fixed cost and will remain same in year 2018। तो भैया 2018 में भी वो खर्चे आपके वही के वही रहेंगे, मतलब उनके अंदर किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है क्या?
आपके जनरल एक्सपेंसेस जैसे 30,000 के हैं तो ये जनरल एक्सपेंसेस आपके 30,000 है, ये 30,000 के 30,000 ही रहेंगे। आपका 90,000 का है, ये 90,000 का 90,000 ही रहेगा। क्लियर है? डन सर। अब दोस्तों आपके पास यूनिट्स आपको पता है क्या सर? 2020 यूनिट्स इन 2018 वो रहेगा आपका 300 टाइपराइटर। और इसके अलावा आपको क्वेश्चन ने कहा है कि शो प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल, तो मैं यहां पे कह सकता हूं इफ प्रॉफिट इज 10% of selling price, hence we can say cost will be 90. If profit is 10% of selling price, hence we can say cost will be 90% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो भैया अगर प्रॉफिट 10% ऑफ सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट अपने आप में 90% ऑफ द सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब बनाते हैं इसकी कॉस्ट शीट। क्वेश्चन ने कहा था कॉस्ट शीट बनाओ आपकी 2018 की और गिव प्राइस एट विच इट शुड बी मार्केटेड सो एज टू शो प्रॉफिट ऑफ 10% का भी ये हो गया। ठीक है साहब, तो बनाएंगे कॉस्ट शीट। बड़ी आसानी के साथ बन जाएगी क्योंकि यहां पर आपको किसी भी तरह का स्टॉक का एडजस्टमेंट भी नहीं दे रखा है। पर्टिकुलर्स एंड वैल्यू। सबसे पहले आ जाएगा आपका डायरेक्ट मटेरियल। अब दोस्तों रिवाइज्ड कॉस्ट यहां से आप पिक करते हुए चलेंगे 750 की। 300 टाइपराइटर एट द रेट ₹750। तो 300 मल्टीप्लाई 750 तो आ जाएगा 2,25,000। इसमें आप ऐड करोगे डायरेक्ट लेबर 300 यूनिट्स, रेट हो जाएगी 990 की। 300 मल्टीप्लाई बाय 990 तो आ जाएगा 2,97,000। दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, क्योंकि किसी भी तरह का मुझे इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस नजर नहीं आया था। तो 2,97,000 प्लस 2,25,000 तो आ जाएगा 5,22,000। इसमें अगर आप ऐड करते हैं अपना मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बोला है, क्या बोला है, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस, तो वो मैंने निकाला था 300 यूनिट एट द रेट 435 था, क्या था, एट द रेट 435। इस क्वेश्चन में अगर आपने ये निकालना समझ में आ गया ना आपको कि 435 कैसे आया, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कंबाइंड कॉस्ट का, बहुत अच्छा पॉइंट था ये कंबाइंड कॉस्ट वाला। 300 मल्टीप्लाई बाय 435 तो आ जाएगा 130,500। और आपको पता है कोई भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP नहीं है, तो यही आपकी क्या हो जाएगी, फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगी। और फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगी आपकी 652,500। और फैक्ट्री कॉस्ट में आप अगर ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, अब आपको पता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में क्या क्या फॉल करेगा सर। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आपके आ जाएंगे मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, जो कि है 90,000 का। जनरल एक्सपेंसेस तो ये आ जाएगा आपका 30,000 का।
रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस अगर आपको दिया है और ये नहीं बताया कि ये किसके लिए है तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट फॉर्म करेंगे। नोट्स में देख लीजिएगा, नोट्स में लिखा है। ओवरऑल टोटल कर लेंगे 90,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000। सर इसमें चेंज क्यों नहीं किया? मैंने कहा क्वेश्चन ने कहा था कि अदर जो भी जितने भी खर्चे हैं इसके अलावा वो आपके अनअफेक्टेड रहेंगे प्राइस से, तो 1,35,000। और जैसे ही आप इसको ऐड कर देंगे तो यही आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा और यही आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी यही है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी यही है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विल रिमेन सेम अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी स्टॉक का खर्चा नहीं है तो। मतलब अगर आपको कल को कोई भी खर्चा, अगर आपका खर्चा नहीं, अगर आपको कोई भी फिनिश गुड्स के स्टॉक की वैल्यू अगर नहीं दे रखी तो इसका मतलब ये क्लियर है कि भैया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। तो वो कितना आ जाएगा? 787,500। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपको पता है, अगर इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आप सेलिंग के खर्चे जोड़ देंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस जोड़ देंगे अगर आप, तो सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए क्वेश्चन ने कहा है कि भैया इसमें पर यूनिट में कोई भी चेंज नहीं है। मतलब 300 यूनिट है, हर एक यूनिट से 225 रुपीज का कॉस्ट चार्ज करेंगे। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 225 तो आ जाएगा 67,500। और जैसे ही आप इसको ऐड कर देंगे दोस्तों तो आपके पास एक फिगर आएगा और उस फिगर को हम लोग क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल। और कॉस्ट ऑफ सेल कितना आ जाएगा? 8,55,000। अब ध्यान से सुनने वाली बात है। अब क्वेश्चन ने कहा था कि हम हमारी सेलिंग प्राइस का 10% प्रॉफिट चाहते हैं। तो अगर 10% प्रॉफिट चाहते हो तो भैया आपके लिए कॉस्ट कितने के बराबर होगी? 90 के बराबर। इसके बारे में मैंने नोट्स आपको ऑलरेडी लिख दिया है। तो अगर मैंने उसके बारे में नोट्स ऑलरेडी लिख दिया है तो आपको यहां से क्या देखने का है? प्रॉफिट। आप देखोगे 8,55,000 आपके लिए है। यहां पर इस नोट को पढ़िएगा, इस स्टार मार्क को। इफ प्रॉफिट इज 10% ऑफ सेलिंग प्राइस देन वी कैन से, हैंस की जगह देन, क्योंकि जब इफ यूज होता है तो देन यूज होगा। इफ प्रॉफिट इज 10% ऑफ सेलिंग प्राइस देन वी कैन से कॉस्ट विल बी 90% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का 90 आपके लिए क्या रहेगा? कॉस्ट। इसका मतलब आपकी जो कॉस्ट है 8,55,000 ये आपके 90 के बराबर रहेगा और 10 के बराबर आपकी प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो 8,55,000 का ये हो जाएगा आपका 95,000 का प्रॉफिट। क्वेश्चन ने पूछा है क्या प्रॉफिट? सर पूछा तो है लेकिन दिया नहीं है आपने। कोई बात नहीं, इसको जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा सेल्स, और सेल्स कितना आ जाएगा? 9,50,000। और 9,50,000 अगर है तो सेलिंग प्राइस निकाल दोगे क्या? सर 9,50,000 की सेल्स है 300 टाइपराइटर की, तो पर यूनिट कितनी आ जाएगी? 3166.66। यस सर, आंसर मैच है। दैट्स इट। ये लीजिए, इसी के साथ ये आंसर मैच है और इसी के साथ मेरे हिसाब से आज का लेक्चर भी मैच है, क्योंकि 1 आवर 54 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं नया क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करूंगा ऑब्वियसली। तो आप लोगों का आज का सफर बस यहीं तक रहा। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10, ये 5 क्वेश्चन हमने आज के लेक्चर में देखे हैं। अब 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 टोटल अभी हमारे 8 क्वेश्चन बच रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 1.5 लेक्चर तो लगना ही लगना है, इसमें तो कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को 5 मिनट पहले छोड़ रहा हूं, किसी दिन 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं तो दोस्तों यहां पर आप लोगों के लिए ये कैलकुलेशंस तो नॉर्मल थी कि मटेरियल की पर यूनिट निकाली और उसमें कितना हाइक जोड़ा, दैट्स इट, काम खत्म। लेबर में पर यूनिट निकाला, उसकी हाइक जोड़ा, काम खत्म। लेकिन ये जो रेड पेन से जो मैंने मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है ना, ये इस क्वेश्चन की मेन जान है। मतलब आप लोगों को ये फालतू का मैंने सेलिंग एक्सपेंसेस को इतना मोटा क्यों लिखा है? इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है।
सेलिंग एक्सपेंसेस। तो अल्टीमेटली यहां पर अगर मैं बात करूं तो कंबाइंड कॉस्ट के लिए बोला गया था क्वेश्चन ने, तो कंबाइंड कॉस्ट 1500 रुपए थी पिछले साल, अब हो गई है 1740, तो 240 रुपीज का इंक्रीज हुआ। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकाला, आप चाहो तो ये ब्रैकेट में लिख सकते हो कि ये आया आपका 240 डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाई बाय 100 करके आपने परसेंटेज निकाला, इतना परसेंट का हाइक होगा, तो ये आपने निकाल दिया। अकॉर्डिंगली मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस आपके 16% से ऐड होके आ गए। बाकी के सारे क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, डायरेक्ट मटेरियल को पर यूनिट की कॉस्ट निकाली हुई थी, यूनिट से मल्टीप्लाई किया, काम खत्म। मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस को पर यूनिट निकाल दिया, उसको यूनिट से मल्टीप्लाई किया। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में क्वेश्चन ने कहा था कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं किया। सेलिंग एक्सपेंसेस में क्वेश्चन ने कहा कि भैया पर यूनिट सेम रहेगी, पर यूनिट सेम रख दिया। प्रॉफिट निकालने की बात आई तो क्वेश्चन ने कहा था सेलिंग प्राइस का 10% प्रॉफिट है, तो भैया सेलिंग प्राइस का 10% अगर प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितनी होगी सर 90, तो हमने कॉस्ट हमारे पास है जो कि 90 के बराबर है, तो 10 के बराबर हो जाएगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जोड़ लिया, प्रॉफिट को जोड़ा तो सेल्स आ गई, सेल्स के अंदर यूनिट्स का डिवाइड लगाया तो सेलिंग प्राइस आ गया। दैट्स ऑल गाइस। सो आप लोगों के लिए ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसको मैं कहूंगा आप 2 टाइम्स रिवाइज करना, लेकिन ये जो पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस वाला पॉइंट है ना, इसके कारण से मैं इसको कहूंगा कि आप 3 बार रिवाइज करना। इस क्वेश्चन का इकलौता जो की पॉइंट है ना, वो की पॉइंट है केवल यही, पॉइंट नंबर 4, यही इस क्वेश्चन की मेन जान है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आपने अगर आपको ये वाला पोर्शन समझ में आ गया ना मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस, तो आपका काम खत्म है, मतलब आपका काम खत्म है इन द सेंस आपके लिए क्वेश्चन खत्म है। बाकी इसके अलावा तो नॉर्मल कैलकुलेशंस थी, दैट्स इट। तो दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस साइड सीए में आशुतोष लाटा साइनिंग ऑफ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। कोशिश करेंगे कि 11, 12, 13, 14 एंड 15 तक एटलीस्ट हम करें, बाकी तो देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी कोशिश मेरी रहेगी कि हम एटलीस्ट अगेन 5 क्वेश्चंस करें, ताकि 16, 17, 18 3 ही क्वेश्चन हमारे पास बचे, ताकि वो हमारे आज जैसे लेक्चर नंबर 8 था तो लेक्चर नंबर 9 में हम 5 क्वेश्चन करेंगे, और लेक्चर नंबर 10 में कोशिश करेंगे कि हमारे हाफ लेक्चर के अंदर ही वो पूरा फिनिश हो जाए, ताकि हम लोग आगे बचे हुए हाफ लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकें। तो दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना है आपका और आपके अपनों का। आपको बता दूं, जब भी मैं लेक्चर वाइंड अप करूंगा ना, मेरी ये लाइन आपको हर बार सुनने को मिलेगी कि ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। अब आपके अपने कौन है वो आप लोग मेरे से बेटर जानते हैं, तो बस आपको केवल आपका ध्यान रखना है और आपके अपनों का ध्यान रखना है, उसके अलावा भगवान ध्यान रखेगा। तो दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बस तब तक दिल से बोलते रहिएगा कॉस्टिंग आसान है। ओके गाइस, बाय बाय।